नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। आपके साथ स्टूडियो में आ चुके हैं अश्वथन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चरगांवकर जी। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का। बंगाल चुनाव से आज बहुत सारी खबरें भी हैं और बहुत हंगामे की खबरें भी हैं। चुनाव से पहले बंगाल में एक बार फिर ईडी पहुंच चुकी है और आईपैक मामले में ईडी की एक बार फिर ताबड़तोड़ रेड हो रही है। ये वही ईडी और वही आईपैक का मामला है जिसमें एक रेड में ममता बनर्जी समेत पुलिस कमिश्नर और डीजीपी सब जो है दाखिल हो गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। अब ये कोयला तस्करी मामले में ये रेड चल रही है। ईडी की ये छापेमारी हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली में हो रही है। ईडी की रेड ऋषि राज सिंह नाम के व्यक्ति के ठिकानों के ऊपर की जा रही है। तो कोलकाता में रेड नहीं हो रही है, लेकिन मामला ये वही है, कोयला तस्करी वाला जो है वो मामला बताया जा रहा है। पहले भी ईडी ने कहा था कि कोयला तस्करी से जो पैसा कमाया गया उसका इस्तेमाल चुनाव में किया गया। इसको लेकर ही आईपैक के डायरेक्टर के घर पे छापे पहले मारे गए थे, जिसमें ममता बनर्जी ने जाकर के धावा बोल दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार भी ममता बनर्जी को उसके बाद लगी थी। उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आगे एक बार फिर ईडी की कार्रवाई जारी है और इस बार हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली में ईडी की रेड हो रही है। लेकिन मामला ये भी कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ ही बताया जा रहा है। तो इस बार देखिए इस पर क्या कहना है ममता बनर्जी को, क्योंकि आईपैक एक बार फिर से ईडी के ठिकाने पर दिखाई दे रहा है। तो ये तो एक बड़ी खबर है इस वक्त जो पश्चिम बंगाल से हमें मिल रही है। इस पर अभी जरूर ममता बनर्जी की पार्टी में या खुद उनका कोई रिएक्शन आएगा। दूसरी इसी वक्त की बड़ी खबर चुनावी जो है बंगाल से, वो है भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने शुभेंदु अधिकारी हैं। आज बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स आमने सामने आ गए। दरअसल होम मिनिस्टर अमित शाह यहां पर आज नॉमिनेशन कराने के लिए जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी का, और अमित शाह अपने रथ से उतरकर गाड़ी से सवार होकर आगे के लिए निकले हैं। और बताया जा रहा है कि जब इसी इलाके में, चूंकि ममता बनर्जी का घर भी है, तो जब उसके पास से ये सारा काफिला गुजर रहा था तो वहां पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडे वगैरह लेकर के वहां पर मौजूद थे। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, कुछ ने हाथ में काले कपड़े भी लिए हुए थे विरोध दिखाने के लिए। और वहां पर फिर बीजेपी के वर्कर्स की और उनका आमना सामना भी हुआ और कुछ तकरार जैसा कुछ वहां पर माहौल बन गया। इंपॉर्टेंट यह है कि होम मिनिस्टर की मौजूदगी है इस वक्त वहां पर, वो खुद नॉमिनेशन में हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये भवानीपुर सीट इस वक्त पश्चिम बंगाल की इस चुनाव की सेंट्रल सीट बन गई है, जहां से दो सबसे बड़े नेता उनकी टक्कर होगी। बीजेपी की कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी का नॉमिनेशन होने जा रहा है। अब से थोड़ी देर में वो भवानीपुर सीट के लिए अपना पर्चा जो है वो दाखिल कर देंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से जोश में है, खासतौर पर गृहमंत्री अमित शाह उनके नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि भाई इस व्यक्ति को जीत के बाद क्या रोल मिल सकता है। और भवानीपुर में ममता बनर्जी बहुत मजबूत है। ममता बनर्जी के सामने उनकी पार्टी कह रही है कि कोई मुकाबला नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 2021 में पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम की सीट से हरा दिया था। फिर उसके बाद बाई इलेक्शन में वो इस भवानीपुर सीट से जीती थी। शुभेंदु अधिकारी ने ममता को नंदीग्राम से 1956 वोटों से हराया था। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी जो बाई इलेक्शन जीती थी, तो वो साल 2011 में और साल 2016 में भी इसी सीट से जीत करके ममता बनर्जी विधानसभा में पहुंची थी। तो ये अभी की ये डेवलपमेंट है। तो पहले हम जरा इसी पर बात कर लेते हैं। भवानीपुर का कॉन्टेस्ट गर्माता जा रहा है और ईडी चुनावों के बीच में एक बार फिर आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। त्रिपाठी जी, पहले जरा ये आईपैक वाली बात कर लें क्योंकि थोड़ा हट के मामला है। देखिए, सबसे पहले तो सौरभ जी एक लाइन मैं बोलूँगा, बहुत ज़रूरी है कि ममता बनर्जी ने बीच में कहा था कि ये जो कुछ चुनाव आयोग कर रहा है ये अघोषित राष्ट्रपति शासन है। देखिए जरा जो कुछ हो रहा है इसमें तो घोषित राष्ट्रपति शासन होना चाहिए था। पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी, अमित शाह इससे बच रहे थे, कौन सा सिंपैथी वो ले जाती। वो महिला जिस पे आमादा है तो उसके बाद क्या कुछ बचता है क्या? अब आईपैक पर अगर घोटाले के आरोप में, मतलब घोटाले में शामिल होने के आरोप हैं, तो क्या उस पर ईडी सिर्फ इसलिए छापा नहीं मारे कि वही कंपनी ममता बनर्जी के चुनावी मामलों का प्रबंधन कर रही है? तब तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तब तो बहुत से तार बहुत लोगों से जुड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो करना ही करना चाहिए। अब सवाल यह है कि इसके पहले की घटना को जोड़ के देखें तो कैसे दिखता है। इसके पहले जो ममता बनर्जी ने किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न भूतो न भविष्यति, आज तक भारत के इतिहास में नहीं दिखा कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह का बर्ताव करे। और उसमें कपिल सिब्बल ने एक बड़ी रोचक बात कही थी। इससे पहले जब वो खड़े थे तो उन्होंने कहा कि अरे एजेंसी को क्या करना चाहिए था, जाके एफआईआर कराते, ही क्या तमाशा है, चले आए यहां। सवाल यह है कि वो किसके खिलाफ कराते। जब यह सवाल पूछा गया
तो वो जवाब नहीं दे पाए। तो जज ने कहा, जस्टिस महोदय ने कहा कि अरे भाई, जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप है, जिस मुख्यमंत्री से लड़ाई है, जिस मुख्यमंत्री ने डायरी पेनड्राइव या जो था लेके वो भाग खड़ी हुई, उसके खिलाफ आप कह रहे हैं उस शासन में जिसका एसपी दरोगा सब आपके अंडर में काम करता है। उस टिप्पणी को अभी के हालात से जोड़िए। और मैं फिर कह रहा हूं, अघोषित नहीं होना तो वहां घोषित राष्ट्रपति शासन चाहिए था, लेकिन अब अघोषित भी है तो वो ठीक से लागू हो, दुरुस्त तरीके से लागू हो। जो भी ये छापेमारी का मामला है, चाहे ये हो, इससे इतर है तो भी हो, और जो दूसरे मामले हैं वो भी ठीक से निपटे जाए। यह जो अघोषित राष्ट्रपति शासन जिसको आप कह रहे हैं, उसको टीएमसी वाले कह रहे हैं कि ये दिल्ली का राज इस वक्त चल रहा है इलेक्शन कमीशन के जरिए। वहां बहुत कुछ कल रात भी हुआ है, उसकी बात करेंगे, बहुत बड़ा मामला है। लेकिन पहले भवानीपुर सीट पर आज अमित शाह गए नॉमिनेशन कराने के लिए शुभेंदु अधिकारी का, और उन्होंने कहा कि भवानीपुर से आप ममता जी की विदाई तय कर दीजिए तो पूरे बंगाल से टीएमसी खुद विदा हो जाएगी। एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अगर चलिए, पहले चूंकि उन्होंने ये बात कही होम मिनिस्टर ने, तो पहले इसी सीट का ही जो है टेम्परेचर जांच लेते हैं एक बार। समीर जी, भवानीपुर क्या कह रहा है? बिल्कुल, ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस बार। और देखिए, वैसे भी 1972 में ये भवानीपुर सीट परिसीमन में खत्म हो गई थी, उस समय कालीघाट नाम था इसका। फिर 2011 में ये विधानसभा सीट फिर से बनी है। 2011 में ममता बनर्जी चूंकि नंदीग्राम से चुनाव हार गए, यहाँ से ममता बनर्जी नंदीग्राम चुनाव 2011 में ममता बनर्जी यहाँ से पहली बार लड़ी थी, और उसके बाद से लगातार ममता बनर्जी का गढ़ बना रहा। हालांकि ममता बनर्जी का घर यहाँ पर है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से लड़ रहे हैं, और ममता बनर्जी की लीड कोई बहुत बड़ी नहीं रही है। अगर आप 2016 में देखेंगे तो ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा वोटों से नहीं जीती थी। 2021 में अगर देखेंगे तो प्रियंका टेबरीवाल को कुछ 52-55 हज़ार वोटों से हराया था। और जब दीपा दास मुंशी कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के साथ मिलकर जब ममता बनर्जी के खिलाफ 2016 में लड़ी थी, तो ममता बनर्जी सिर्फ 28,000 वोटों से जीती थी। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा मार्जिन ममता बनर्जी का एक क्षेत्र राज्य पे नहीं रहा। और इस बार वहाँ जिस तरीके समीकरण है कि वहाँ पर जो हिंदुत्व के वोटर, एक बड़ा वोट बैंक है वहाँ, और बंगाली अस्मिता वाले भी वहाँ पर है, तो मुझे लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी इस समय वहाँ पर बहुत बेहतर चुनौती ममता के सामने दे रहे हैं। और ममता बनर्जी जिस तरीके से 2016 में और 2021 में वहाँ पर सिर्फ नाम मात्र के लिए आती थी, अब ममता बनर्जी को भवानीपुर में बूथ के बूथ मीटिंग लेना पड़ रही है, रोज वहाँ पर संपर्क करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी चूंकि पिछले बार चुनाव हार गई थी नंदीग्राम से, और जिन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को शुभेंदु ने हराया था, वही शुभेंदु इस बार आ रहे हैं। और एक भावी मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच चुनाव होने जा रहा है ये, और ये तय है कि शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे आसाम में हेमंत शर्मा मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वैसे ही शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए। सिर्फ मंत्री बनने के लिए नहीं, मंत्री तो वो टीएमसी में भी बन जाते हैं। कांग्रेस ने प्रदीप प्रसाद को इस सीट से उतारा हुआ है, तो लेफ्ट का भी अलग उम्मीदवार होगा इस बार। बिल्कुल, कांग्रेस का भी है, लेफ्ट का भी है, थोड़ा बहुत दो मुस्लिम कैंडिडेट भी है लोकल पार्टीज के। अरे ये सीट मैनेज कौन कर रहा है, मतलब कौन देख रहा है इस सीट को? ममता बनर्जी के लिए वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, और वो बंगाल के सबसे पोलराइजिंग फिगर वो हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक वक्त आजम खान हुआ करते थे, ऐसे पश्चिम बंगाल में इस वक्त फिरहाद बॉबी हकीम है जो कोलकाता के मेयर है, और वो भवानीपुर की सीट जो है वो ममता बनर्जी के लिए इस बार उसको टेक केयर वो कर रहे हैं। तो चुनाव में आपको ये नाम भी आने वाले वक्त में खूब दिखाई देगा। सर, ममता बनर्जी और एक ही सीट से लड़ रही ममता जी इस बार, पिछली बार भी एक ही लड़ी थी, वो तो फिर बाई इलेक्शन में उनको जाना पड़ा था, लेकिन भवानीपुर का कॉन्टेस्ट बड़ा इस वक्त वोलेटाइल हो चला है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो कॉन्टेस्ट हुआ था वो बाइपोलर कॉन्टेस्ट था, और उसमें उनका जो प्रतिशत वोटों का प्रतिशत था करीब 70% के आसपास वोट जो है वो ममता बनर्जी को मिली थी, और 58,000 मतों से 77%। 77 में।
आप यदि थोड़ा सा पीछे यदि घड़ी की सुई को लेकर के जाएं 16 के आसपास, तो आपको ध्यान होगा कि ममता बनर्जी को उस समय 47-48% वोट मिलती थी जब दीपदास मुंशी हारी थी। तो उस समय जो कॉन्टेस्ट होता था वो ट्रायंगुलर होता था। मुझे लगता है इस इलेक्शन में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बनता है, और वो इस कारण से कि मुस्लिम वोट जो है वो एक तरफा उनको नहीं जा रहा है। दूसरी बात, पिछली जो जिसका जिक्र हम लोगों ने कहानी कुर्सी में कई बार किया था कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव था उसमें उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो मार्जिन था ममता बनर्जी टीएमसी के पक्ष में, वो मात्र 8,000 वोटों का रह गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज ये होगा कि क्या ये 8,000 वोट, और वो बाइपोलर की तरह था, तो उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी उस 8,000 वोट को कंपेंसेट कर पाती है या नहीं कर पाती है। मुझे लगता है ये काम थोड़ा आसान इसलिए हो गया है कि जो मुस्लिम वोट बैंक था ममता बनर्जी का, वो एसआईआर के माध्यम से बहुत बांग्लादेशियों का नाम कटा है। वो एक बहुत बड़ा एक तो 40,000 नाम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कट गया। दूसरा, अभी पीछे हम लोग एक सर्वे देख रहे थे, अब जो टोटल वहां के जो उस दिन 2 सर्वे की मैं बात कर रहा था, तो एक सर्वे में हाँ, ये दिखाई दे रहा था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जो मुस्लिम वोट का फिलहाल रुझान था, हाँ, बिल्कुल इनिशियल ओपिनियन पोल्स हैं अभी, वो 60% के करीब था। हाँ। पिछली बार ममता बनर्जी को 90% वोट मिला था। वोटिंग जाते जाते परसेंटेज बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 90% के मुस्लिम वोट के स्ट्राइक रेट को दोहराना इस बार ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं होने। मैं फिर ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी अपने वोटों के प्रतिशत को लेकर के ऑप्टिमम लेवल पर थे, एक खास समुदाय के वोट को ऑप्टिमम लेवल है। 90% कहीं वोटिंग होती नहीं है सौरभ जी, जब तक कि वो साइंटिफिक रीगिंग उसमें न हो जाए तब तक ऐसा था, लेकिन हाँ, लेकिन 90% तभी होती है जब साइंटिफिक रीगिंग जो होती है वो एग्जीक्यूट आप कर दें। क्यों? और भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावना का आधार खुलता है कि उसका मैक्सिमम 57% हिंदू वोट मिल चुका है, उस थ्रेशोल्ड को क्या क्रॉस कर पाती है क्या नहीं। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जो कि जैसे ही आईपैक की रेड में ममता बनर्जी का जाने वाला जैसा मामला था ना, श्रेणी अलग है लेकिन है वैसा ही कुछ विचित्र मामला। बंगाल में मालदा के इलाके में कल एसआईआर को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। मालदा में 22 लाख वोटरों के नाम कटने के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए। कल सुबह प्रदर्शन शुरू किया था, यह अभी तक जारी है। 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। मालदा में चक्का जाम है और नॉर्थ और साउथ बंगाल को जोड़ने वाला जो हाईवे था, उस हाईवे पर जाकर के सब लोग बैठ गए। 7 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को बंधक बना लिया गया। जो बीडीओ का दफ्तर था उसके अंदर ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थे, वो अंदर के अंदर फंसे रह गए। और ये लास्ट जब तक मैंने खबर चेक की तो 1 बजे का, रात के 1 या 1:15 बजे का ये पोस्ट था कि अब जाके उनको वहां से निकाला जा पाया है। अब आप इस पे अंदाजा लगाइए, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस वहां पर लानी पड़ी, बाकी फोर्सेस को वहां लाना पड़ा, इनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। अच्छा, बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें इन न्यायिक अधिकारियों को उसको देखने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ली गई है। प्रदर्शनकारियों ने मालदा के सूजापुर में नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया। अब खबर है कि पुलिस ने बड़ी मेहनत के बाद इस नेशनल हाईवे को भी खाली करा लिया है। तो ये बड़ा विचित्र था। अब आमतौर पर हम सीधा सवाल ही ममता बनर्जी की सरकार से होता, लेकिन ठीक बात है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो अब सारी पुलिस फोर्स सौरभ इलेक्शन कमीशन के मातहत काम कर रही है। एक लाइन आप जरूर कह दें कि अभी जो है वो वर्तमान में तो जो है इलेक्शन कमीशन वहां दें। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने एक कह सकते हैं तो बांग्लादेश बना करके छोड़ रखा है। इतना घटिया देशद्रोही नेतृत्व जिसको कह सकते हैं। आप समझ सकते हैं, ये जिनके नाम काटे होंगे जुडिशियल ऑफिसर, मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते, समझ में आती थी बात। ये जुडिशियल ऑफिसर हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, और उनके समर्थन में यदि इतने मुसलमान सड़कों पर आ रहे हैं तो ये कौन है? ये बांग्लादेशी देशद्रोही। इस पर आपको मैं इस पर टीएमसी के जो नेता हैं उनकी बात सुना देता हूं। कुणाल घोष का बयान सुनाइएगा। उन्होंने कहा, हम इसके साथ नहीं हैं, हम इन लोगों के साथ नहीं है जिन लोगों ने ऐसा किया, लेकिन हमारे ये सवाल हमसे नहीं पूछा जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से पूछा जाना चाहिए, पुलिस को। अब वो देख रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस एक बात साफ साफ हम लोग बोलना चाहते हैं, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं जिसमें इनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर ये सामने आ जाए। देखिए, जो सिचुएशन है इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन का। नाम कौन बात दिया? इलेक्शन कमीशन।
लीगल वोटर्स को हैरास कौन किया? इलेक्शन कमीशन। पुलिस का ये जो ट्रांसफर्स है एडमिनिस्ट्रेशन का कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन। ये सब खेल इलेक्शन कमीशन खेल रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको ही लेना चाहिए। अब ये खेल किसका है इसकी अभी बात करते हैं 30 सेकंड में, लेकिन आप ये देखिए कि इस मामले को कहां तक ले जाना पड़ा इन अफसरों को वहां से निकालने के लिए। चीफ जस्टिस कोलकाता हाईकोर्ट के उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों का घेराव दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ था, रात को 8 बजे तक राज्य प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। होम सेक्रेटरी से संपर्क किया, कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को डीजीपी और मुख्य सचिव को फोन करना पड़ा, रात को 11 बजे तक भी डीएम मौके पर नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि उसके बाद मुझे मजबूरी में सख्त मौखिक आदेश जारी करना पड़ा, उसके बाद जाके न्यायिक अधिकारी जो है रिहा हो पाए। हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस राज्य का, उसको बात करनी पड़ रही है सारे आला अफसरों से, और तब जाकर के एक घेराव एक बिल्डिंग का वो छुड़ा पाना मुमकिन हुआ। और हाईकोर्ट भी मामले इसलिए पहुंचा क्योंकि जुडिशियल लोग थे सारे के सारे, तो सीधा सीधा मैं मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन फ्रेटर्निटी के लोग थे, तो उनको उसमें उतनी तत्परता दिखाई पड़ी। मान लीजिए कि एक नॉर्मल पुलिस वाले या नॉर्मल बीडीओ या नॉर्मल रिटर्निंग अफसर इस टाइप के लोग होते, बीएलओ होते ये, तो क्या इतनी तत्परता इस पर होती? अच्छा, अब सवाल खेल किसने किया? ठीक, प्रशासन इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। क्या पूरे बंगाल की ब्यूरोक्रेसी बदल दी गई है? बड़े पैमाने पर हुए हैं तबादले, लेकिन क्या एक एक अफसर बदल दिया गया है? वो अधिकांश तो वो वही हैं। फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लोग अपने आप आ गए? इतने हजारों की तादाद में लोग अपने आप आ गए? चलो, आपको एक चीज ये समझ में आएगी साहब, इस बिल्डिंग में जो लोग बैठते हैं इन्होंने मेरे वोट काटे, एक अफवाह फैल गई, एक 2-4 मोहल्लों के 20, 50, 100 हजार लोग पहुंच गए, इतनी बात समझ में आती है। ये नेशनल हाईवे बंद कर दो। नेशनल हाईवे बंद करना हलवा काम नहीं होता। नेशनल हाईवे पर बैठने के लिए और उसको कई घंटों तक जाम रखने के लिए आपको हजारों लोगों को लाने की जरूरत पड़ती है। उन लोगों को मोबिलाइज किसने किया? तो आप जितनी मासूमी से कुणाल घोष बात कर रहे थे, तो इन सब बातों के बारे में भी बता दें एक बार। सर, वैसे आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा कि जुडिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ बंधक बना लिया जाए। और रात को मैं देख रहा था कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो अफसर हैं वो तो अभी इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही काम कर रहे हैं, और जो लोग बदले गए हैं वो सब इलेक्शन कमीशन ने बदले हैं। इसको भी थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए। ये वो सारे अफसर हैं जो ममता सरकार के अफसर नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने बदले। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, ममता सरकार के अफसर हैं इलेक्शन कमीशन के, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि इस तरह से जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाया जाए। ये सवाल भी ठीक है कि कोई तो लेकर आया होगा, ऐसे तो कोई लोग नहीं आते, इतनी भीड़ है। लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि लोगों में बड़ी नाराजगी है SIR को लेकर, ये भी तो हो सकता है, तभी तो लोग आएंगे। लोगों को लाने के लिए ये कन्विंस करना कि भाई आपके साथ गड़बड़ हुई है, ये बात तय होती है ना। तो इस तरह से लोगों को कन्विंस किया गया या लोग कन्विंस हुए कि उनके साथ SIR में गड़बड़ी की गई है। तो ये सारा मुद्दा इस पर ये तो हो ही नहीं। और आप जो बात करें वो मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि जुडिशियल ऑफिसर थे इसलिए सीट जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने लिया, लेकिन ठीक किया, उनको उस पर काम करना चाहिए था। और हो सकता है इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स भी होते तब भी CJ जो है चीफ जस्टिस है वो कुछ करते, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं और उनको इलेक्शन कमीशन से या DGP से सीधे पूछना चाहिए था कि भाई ये कैसे हो रहा है तमाशा, किसी के भी अंडर में काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, उसमें कोई अब इसका मतलब तो एक और ये निकलता है कि जो तबादले करके अफसर लगाए इलेक्शन कमीशन ने, वो भी इलेक्शन कमीशन की नहीं सुन रहे, वो भी इलेक्शन कमीशन की नहीं सुन रहे। ये भी तो मतलब है सर। और वो IAS IPS जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वैसे भी नहीं होते, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के अंडर में ही काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन से कोई मतलब नहीं है सर। वो तो खैर कहाँ सुनने वाले हो, तो वो तो फिर ममता बनर्जी धरने के लिए ना बैठती, पुलिस कमिश्नर को कौन रोक सकता है धरने पर बैठने के लिए? वो नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर वो इतनी सेंटर की सुनने वाले अफसर होते तो उनके लिए ममता बनर्जी ना बैठती। क्या हो सकता है? इलेक्शन कमीशन ने अफसर बदल दिया, ये काम हुआ, ये इसका मतलब ये तो भाई अगर स्टेट मशीनरी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, हाँ स्टेट मशीन, वही मैं कह रहा हूँ, दो ही बातें ना, या तो कोई भी हो, या तो इलेक्शन कमीशन शिथिल था बिल्कुल, या ये स्टेट मशीनरी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर शिथिल रहा होता तो अघोषित राष्ट्रपति शासन नहीं कहना पड़ता ममता जी को, पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्टेट मशीनरी शिथिल है, इसको जरा समझिए। शिथिल नहीं है, वो रेजिस्टेंस कर रही है, वो खड़ी हो रही है, उस प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रही है जो निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर ये कहना पड़ जाए, कोलकाता हाईकोर्ट के
नहीं, यहां भी सुनवाई हुई ना। अच्छा। यहां की सुनवाई की मैं बात कर रहा हूं, सीजीआई की बात मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि रात 2 बजे तक मैं उसको देखता रहा, रात 2 बजे तक उस पर हमारी नजर रही, आप हमें मत बताइए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जिसको हम लोग इतने लंबे समय से बात कर रहे थे कि जुडिशियल ऑफिसर्स का रिव्यू हो रहा है, क्यों करना पड़ा? क्योंकि स्टेट मशीनरी तृणमूल कांग्रेस के कैडर के तौर पर काम कर रही, उसमें आप कुछ लोगों को हटा देते हैं, दूसरे कुछ लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, क्या होगा 4 मई को तो फिर ममता बनर्जी आ जाएंगी। अच्छा, ये कहने के लिए उनके पास आधार है कि देखिए 2021 में इतना हुआ, लेकिन क्या हुआ? तो क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन से इतर कोई व्यवस्था निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकती? पहली चीज। दूसरी चीज, जो चुनाव आयोग कर रहा है क्या उसमें कसर रह जा रही है? क्योंकि जहां मुस्लिम बहुल इलाका होगा वहां ऐसे घेर लेंगे, वहां ऐसे कुछ कर लेंगे, तो जरा कल्पना कीजिए उस दिन क्या होगा जिस दिन वोटिंग हो रही होगी, उस समय क्या होगा जब प्रत्याशी वहां प्रचार करने जा रहा होगा। क्योंकि पिछली बार भी यह हुआ था कि बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर हमले हुए थे। तो ये सामान्य स्थिति नहीं है, जो खुद सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। अभी वो जो पहला मामला चल रहा था ना, उसकी तीसरी किस्त भी आ गई है। वो थैलों में भर के फॉर्म 6 नए वोटर फॉर्म, जाली फॉर्म, जाली वोटर, सो कॉल्ड अपोजिशन कह रहा है कि उसके नाम जुड़वाने वाले। अभी तक ये काम टीएमसी कर रही थी, अब अखिलेश यादव भी इसमें आ गए। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की जीत का दावा करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है और अखिलेश यादव ने लिखा है कि बंगाल में दीदी ही हैं और दीदी ही रहेंगी। फिर वो कुछ थैले वालों में लेकर के लोग सामान लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी केवल ये छोटे मोटे खेल कर सकती है, फर्जी वोटर करने वाले, लेकिन इसके अलावा कुछ वो जो है वो नहीं कर पाएंगी। लेकिन थैलों में भर के लोग वो फॉर्म तो जा रहे हैं साहब। इसमें अब उस दिन हमने बात की, ये आदमी कौन है, क्या है। अच्छा, आज जब मैंने उस तस्वीर को देखा दोबारा तो मुझे लगा कि भाई अगर ये बीजेपी वाले करा रहे हैं तो फिर तो भाई थोड़ा तरस भी आता है कि जिस बात पे इतना हंगामा हो। ये है लेटेस्ट तस्वीर। आप तब भी बार बार अपने आदमी को कहो कि या तो फॉर्म तो पहुंचाने हैं भाई, आज भी ठीक कैसे भी करके फॉर्म तो तू लेके आ। तो बीजेपी अगर कर रही होगी तो भाई बड़ी तो उम्मीद तो नहीं करते, बीजेपी तो बड़ी तेज पार्टी है। फिर कौन है जो ऐसे ये थैलों में जो है ये फॉर्म भरवा रहा है? हालांकि इस व्यक्ति ने नहीं ये बोला नहीं ये कौन है, इससे ये भी पूछा, इसने ये भी नहीं बताया इसमें क्या है, इससे पूछा तो उसने ये भी नहीं कहा। अब रिपोर्टर भी जो है, जो वहां पर कोलकाता में खासकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर कोई भी आदमी थैला लेके जाता दिखता है, चाहे उसमें मछलियों की सब्जी, तो पहले झांक के देखता है फॉर्म तो नहीं है। तो ये काम अभी भी चल रहा है। ये भी तो हो सकता है नीचे मछलियों ये पर लोकतंत्र के फॉर्म हो। जिम्मेदार गरीब लोग हैं ना। समीर जी, नहीं, मुझे लगता है अगर चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए कि भाई ये कहाँ से आ रहे हैं, कौन लोग लेकर आ रहे हैं और क्या है एक्चुअली। इस तरीके से जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है, उससे चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठ रही है कि भाई इस तरह से कौन लोग लेकर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर फॉर्म 6 लेकर अगर कोई लेकर आ रहा होगा तो इसमें क्या गलत है? अगर किसी का नाम 18 साल के ऊपर हो गया, किसी का ट्रांसफर हो गया, नाम जोड़ने की स्थिति होगी तो चुनाव आयोग देखे। विपक्ष के लोग इसे भी कह देना कि भाई गैर कानूनी तरीके से भारतीय जनता पार्टी नाम जुड़वाना चाहती, भाई अगर गैर कानूनी तरीका होगा तो नाम उसका जुड़ेगा ही नहीं। जो गैर कानूनी तरीके से वोटर लिस्ट में जुड़ेगा उनका नाम तो डिलीट किया जा रहा है ना, जुड़ा थोड़ी जा रहा है। अगर वो पात्र होगा और उसका फॉर्म 6 होगा तो चुनाव के पहले वो जुड़ सकता है वहां पर 8 अप्रैल के पहले। तो मुझे लग रहा है कि इसको लेकर इतना कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं, ना अखिलेश यादव को ना ममता बनर्जी को। अगर भारतीय जनता पार्टी का कैडर इतना एक्टिव है तो टीएमसी भी अपने कैडर का एक्टिव करके नाम जुड़वा सकती है ना। उनके अपने वोटर है, वो अपने लेके झोला और ट्रक भरकर लेकर जाओ, नाम जुड़वाए। बीजेपी अगर झोले में लेकर जा रही है तो वो बैलगाड़ी और ट्रक में लेकर आए कि भाई हमारे लोग इतने लोगों को जोड़ना है। एक आपको राजनीति के लेकिन थोड़ा हटके खबर बता रहा हूं मैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और इनको राज्यसभा में उपनेता पद से आम आदमी पार्टी ने हटा दिया है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र सौंप दिया है और उस पत्र में अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता बना दिया गया है। अब राघव चड्ढा को पिछले दिनों अगर आपने पार्लियामेंट में सुना हो, वो कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते, वो बातें करते हैं गिग वर्कर्स की, वो बातें करते हैं किसी और विषय पर, मतलब जिसे आमतौर पर जैसे हर नेता को करना चाहिए लेकिन आम आदमी के जैसे मुद्दे उठाना, ऐसे काम वो कर रहे थे। कोई बहुत पॉलिटिकल स्पीच राघव चड्ढा नहीं दे रहे थे, ना वो कोई पॉलिटिकल बयानबाजी बाहर कर रहे थे। इनफैक्ट आप याद कीजिए जब अरविंद केजरीवाल जेल भी गए थे तब भी ये बात होती थी कि राघव चड्ढा कहाँ है, तो कुछ ने बताया कि उनका आंख का ऑपरेशन हुआ तो वो लंदन गए हुए थे, विदेश गए हुए थे, तो कई हफ्ते वो नजर नहीं आए थे। तो राघव चड्ढा को लेकर के यूं सुगबुगाहट सी चलती रहती थी कि राघव चड्ढा से क्या लीडरशिप उनकी खुश नहीं है, क्या राघव चड्ढा पार्टी अफेयर्स में उतना जो है अब उनका उतना दखल नहीं रह गया या उनका उतना इंटरेस्ट नहीं रह गया है, व्हाटएवर। ये खैर ये सारी सब कयासबाजियां थी, लेकिन अब ये जो काम हुआ है इसके बाद ये बातें और खुल के होना शुरू होंगी। अब इसकी कोई पक्की खबर हो समीर जी के पास तो बता दें कि क्यों उनको राज्यसभा में उपनेता पद से हटाया पार्टी ने।
उसमें 3-4 बातें रही है जिसके कारण पार्टी को लगा कि राघव चड्ढा ने एक अपनी अलग लाइन पकड़ ली है। जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से जब बरी किया गया तो पार्टी को ये उम्मीद थी कि राघव चड्ढा इस मामले को पत्रकार वार्ता लेंगे और बड़े जोर शोर से इस मामले को उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाएंगे। राघव चड्ढा से संपर्क किया गया, राघव चड्ढा ने इस तरीके से करने से मना कर दिया। अभी सेशन शुरू चलने के पहले संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के जो जितने सांसद है राज्यसभा के, पंजाब के भी जो हैं और दिल्ली के, उनको राज्यसभा में लीडर संजय सिंह उन्होंने बुलाया था एजेंडा तय करने के लिए। उसमें राघव चड्ढा नहीं गए उस बैठक के अंदर, और कहा जा रहा है कि संजय सिंह ने फोन भी किया तो राघव चड्ढा ने फोन पर रिप्लाई नहीं किया उनको किसी तरह का। ये बात अरविंद केजरीवाल के पास गई और खबर यह भी आ रही कि स्वाति मालीवाल कुछ दिन पहले राघव चड्ढा से मिलने गई थी और राघव चड्ढा से स्वाति मालीवाल की मुलाकात हुई। इस बात से भी अरविंद केजरीवाल खफा है कि स्वाति मालीवाल से मुलाकात की। और लगातार अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली की सरकार पर हमला बोल रहे थे, रेखा गुप्ता के कार्यकाल को लेकर हमला बोलने की कोशिश कर रहे थे, तमाम बातों को लेकर, राघव चड्ढा ने कभी भी इस मामले को लेकर पार्टी से सहमति नहीं दबाई और चुप्पी साध ली। तो पार्टी को लगा कि अब राघव चड्ढा जिस राजनीति में बढ़ रहे हैं वह राजनीति अब आम आदमी पार्टी को सूट नहीं कर रही थी और इसी कारण पार्टी ने समय रहते उनको वही तो अभी जो कोर्ट से रिहाई हुई है अरविंद केजरीवाल की, उसके बाद भी कोई इनके बड़े स्टेटमेंट मुझे भी नहीं याद नहीं दिए। पीछे करने के लिए राघव चड्ढा को कहा गया था कि पत्रकार वार्ता लेकर राघव चड्ढा सिलसिलेवार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए। राघव चड्ढा ने स्पष्ट मना कर दिया। और लोकसभा के राज्यसभा में भी देखिए राघव चड्ढा कभी पार्टी की लाइन पर नहीं चल रहे, वो अपनी मतलब ये रूटीन मामला नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल तय है कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी की राहें अलग अलग हो गई है, राहें ही अलग हो गई, अलग हो चुकी है पूरी तरीके से। तो अब ये कौन सी, अब मुझे लगता है इंतजार करना पड़ेगा कि अब राघव चड्ढा का अगला बयान क्या आता है। या तो राघव चड्ढा भी चुप रहेंगे या हो सकता है कि आने वाले दिनों में राघव चड्ढा कोई बयान दे। होती ना अभी मतलब एग्जिट और एंट्री आप वाले हाईवे से उतरे हैं? नहीं, हाईवेज को आपने देखा होगा, यहाँ पे भी हम लोग आते हैं तो एग्जिट और एंट्री एक साथ नहीं होती ना। एग्जिट होती है उससे थोड़ी सी दूर, अभी एग्जिट लिया, अब दूसरी सड़क पकड़ेंगे। थोड़ी दूर नहीं होता सर, घूम के जाना पड़ता है। चलिए खैर, अब ये तो जब खबर आगे पकेगी तो और पता चलेगा। और बहुत खबरें हैं। मैं आपको बंगाल इलेक्शन की बात बता रहा था। ओवैसी साहब बंगाल भी लड़ रहे हैं, असम भी लड़ रहे हैं, और ओवैसी साहब अब इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते जब वो अपने बयानों में कहते हैं कि अपने नेता चुनो, अपनी लीडरशिप बनाओ। सीधी सी बात है भाई, मुस्लिम पार्टी को जिताओ, मुसलमान को जिताओ, ये उनकी अपील है, ये उनकी पिच है। तो वो अब लेकिन कहने में आदमी कुछ ऐसी बात भी कह जाता है, वैसे तो बहुत लॉजिकल आदमी है वो, लेकिन ऐसी बात भी कह जाता है जिसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। जैसे उन्होंने कहा ममता मोदी भाई बहन है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। मुसलमानों के लिहाज से जो मोदी है वो ममता है। अब ये ममता जी सुन लें तो क्या ही कहेंगी वो अब, लेकिन उन्होंने कह दिया ऐसा, तो इनको जवाब दिया जिनका नाम मैं आप ले रहा था, फिरहाद बॉबी हकीम, कोलकाता के मेयर, ममता जी के बहुत खास लीडर जो हैं, उन्होंने इनको कहा मीर जाफर। उन्होंने कहा मीर जाफर यूं ही नहीं कहते हम धोखेबाजों को, ये मुसलमानों के धोखेबाज हैं, ये आते हैं केवल मुसलमान का नुकसान करने के लिए। याद रखिए, लीडरशिप आपकी होगी तो आवाज भी आपकी उठाई जाएगी। अगर आपके वोट से आपका नेता नहीं होगा तो आपको गूंगा बनाकर रख दिया जाएगा, आपको दबाया जाएगा, आपको कुचला जाएगा। मोदी हो या ममता बनर्जी हो, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूम आवाम की इनकी आजाद लीडरशिप पैदा हो जाए। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है कि दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। जैसा एक समय जब सिराजुद्दौला लड़ रहे थे तब तो मिर्जाफर था, तो आज भी तो मिर्जाफर है। कौन है मिर्जा? जो वोट काटना चाहता है, जो बंगाल को वीक करना चाहता है, जो बीजेपी को लाना चाहता है, मैथमेटिकली आप समझ लीजिए कौन है। आपको ओवैसी की तरफ है क्या? तो हर पूरा इंडिया जानता है, पूरा इंडिया जानता है। जो बिहार में वोट काट के कौन लाता है, यूपी में कौन लाता है, पूरा इंडिया जानता है। वो बीजेपी मुसलमान वोट काट के बीजेपी को जिताना चाहता है, वो बीजेपी का बी टीम है। और जो बीजेपी माल देता है बोल के ये सब जो फंडामेंटलिस्ट मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चलता है। फिराद हकीम ओवैसी को फंडामेंटलिस्ट कह रहे हैं,
ओवैसी साहब को हर इलेक्शन में एक नया अवार्ड मिल रहा है। यही बात इनको, यही शब्द इनके थे इधर बंगाल में, बिहार में भी चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट चरमपंथी तेजस्वी यादव ने एक्सट्रीमिस्ट कहा था, इन्होंने फंडामेंटलिस्ट जो है वो शब्द इस्तेमाल कर दिया। ये भी सीबी टीम सब बेकार होती है फंडामेंटल। अगर ये लॉजिक है तो जब तक कोई पार्टी जो है वो या तो प्रिंसिपल चैलेंजर ना बन जाए किसी स्टेट में, या वो सत्ता में ना आ जाए, तब तक वो किसी की बी टीम, राहुल गांधी ने भी केरल में किसी का भी वोट काट, सर राहुल गांधी ने भी केरल में बोल दिया है कि लेफ्ट भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में दोनों मिले हुए हैं। लेकिन इस पे जो हमने एक दिन चर्चा थोड़ी शुरू की थी, इसको और आगे कर लेते हैं बात। मैं बता देता हूं आपको, ओवैसी साहब की पार्टी को ट्रैक्शन मिलना, ये लार्जर, ये एक बड़ी तस्वीर में देखिए, क्या ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? मैं मतलब देश की बात कर रहा हूं इसमें त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, अगर आप वैसे कहेंगे तो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जहां तक कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता जी, लालू जी, अखिलेश जी, शरद पवार जी जहां तक चले गए थे, अब उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट क्या ये हो रहे हैं क्या? फिर याद आ जाता है मुंबई के बम धमाके हुए थे तो शरद पवार साहब ने 13वां जो है मस्जिद बंदर अपने आप जोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि हुए थे हिंदुओं के स्थानों पर धमाके, तो उनको एक मुसलमान स्थान जोड़ना था। मुख्यमंत्री थे भाई, दूरदर्शन पे जाके बयान दिया था। तो अब इससे भी ज्यादा वो एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं क्या? तो अगर एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स हावी होगी तो निश्चित तौर पे खतरनाक है, लेकिन क्या मुसलमान एक ऐसे नेता की तरफ जाएंगे तो देश के लिए खतरा बन जाएंगे? मतलब ये क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि ओवैसी के पीछे जाएंगे तो खतरा है, और ममता जी के पीछे या राहुल जी के पीछे जाए तब तक वो खतरा नहीं, चाहे जो करे? मुसलमान करेगा क्या उससे तय होगा ना। नहीं, मैं केवल इनकी स्पेसिफिकली क्यों बात कर रहा हूं, आप छोटे छोटे उदाहरण देखिए सर। इम्तियाज जलील जो सांसद बने, जो यूं गर्दन काटने का इशारा कर रहे थे नुपुर शर्मा मामले पर, बिल्कुल गुस्ताख नबी की एक ही सजा। अभी मुमरा में जो मेयर चुनी गई है लड़की, पूरा मुमरा हरा कर देंगे, मैं उस टेंडेंसी की बात कर रहा हूं। ये दोनों उदाहरण इन्हीं की पार्टी के हैं, इसलिए मैंने ये बात पूछी आपसे, स्पेशली ओवैसी साहब। नहीं वो ठीक बात है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये सवाल, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, वैसे सुनने में लगेगा, लेकिन क्या दूसरे लोग थे, अखिलेश यादव मुस्लिम आतंकवादी, उनको कहते थे कि छोड़ दो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को बोलना पड़ा। अब इससे ज्यादा क्या कोई करेगा? हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि मुसलमान को ये देखना पड़ेगा ना कि किसके पीछे खड़ा है कि, लेकिन अब हम चाहे जो कहें, ओवैसी लगातार जो बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में छिटपुट, उत्तर प्रदेश में और बिहार में तो 5-5 विधायक, 4 वो निगल गए थे तेजस्वी यादव, उसके बावजूद 5 फिर से जीत के आ गए। इसका मतलब है कि हम आप कोई भी बात करें, मुसलमान को समझ में आ रहा है हमारा नेता मजबूत रहेगा तो सब ठीक रहेगा। और हो सकता है वो सोच रहा हो ममता जी तो बहुत सीटें जीतती हैं, चलो कुछ थोड़ा सा उधर चली जाए। अब मैं असम का आपको बता देता हूं, असम में भी क्योंकि ये इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इनका अलायंस नहीं है वहां। बदरुद्दीन अजमल अलग लड़ रहे हैं, तो वहां बीजेपी है, कांग्रेस है, बदरुद्दीन अजमल है, बदरुद्दीन बड़ी पार्टी है उनकी, और उनका साथ ये देंगे, उनके लिए ये प्रचार करेंगे, लेकिन सीटें नहीं लेकर के लड़ रहे हैं। ऐसे ही केरल में ये IUML के लिए के साथ हैं, उन्हीं के साथ है ना सर? हाँ, लेकिन वहां भी सीटें नहीं लड़ रहे हैं ये। जहां एक कोई प्रिंसिपल बड़ी मुस्लिम पार्टी होती है वहां वोट काटने नहीं जाते ओवैसी जी। ये उन पार्टियों के, इनको प्रॉब्लम अखिलेश से होगी, ममता से होगी, ऐसी कांग्रेस से होगी, इनको प्रॉब्लम अजमल से, इनको प्रॉब्लम IUML से नहीं होगी कभी भी, क्योंकि वहां अगर कोई मुसलमानों की एक कोई है डेडिकेटेड पार्टी तो ठीक है, एक फोर्स वैसी बनी रहनी चाहिए। जहां नहीं है वहां वो अपनी पार्टी को फोर्स के तौर पर तब्दील करेंगे। अब मैं आपको इन पर इमरान मसूद जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, असम के इलेक्शन में इन्वॉल्व हैं, उनकी बात सुनाता हूं। इमरान मसूद, सरकार बनानी है तो सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए, और बहुमत लाने के लिए या तो आप उतनी सीट पर चुनाव लड़ रहे हो तब आप बहुमत लाएंगे, अदरवाइज आप क्या कर पाओगे? वोट का बंटवारा कर या कुछ कर के तो सिर्फ आप बीजेपी को ही फायदा देंगे, इसके अलावा तो नहीं हो। तो आपको कोई खतरा नहीं है कि मुसलमान उनको वोट देगा? समझ में आ रहा है लोगों की समझ में आ रहा है। 24 MP थे सिर्फ पार्लियामेंट में, ओवैसी साहब भी उसमें शामिल थे। 200 MP नॉन मुस्लिम्स ने साथ दिया, लेकिन वक्फ बिल आया पार्लियामेंट में और वक्फ कानून बना, फायदा नहीं हो पाया ना। एकजुट होके भी फायदा नहीं हो पाया, तो 24 इकट्ठे होकर भी हम कुछ नहीं कर पाए जब तक हमारे साथ दूसरे लोग ना हो। तो कौन सा तरीका है, कौन सा फार्मूला है कि आप वहां सरकार बना लेंगे? आप सरकार नहीं बना सकते, आप सिर्फ नुकसान दे सकते हो, सरकार नहीं बना सकते। अब क्या बात कही इमरान मसूद ने? इन्होंने कहा कि ओवैसी जो कहते हैं मुसलमान को जिताओ, मुस्लिम पार्टी को जिताओ, तो हम 24 मुसलमान MP है, क्या हमने वक्फ बिल को रोक लिया? हम 200 लोग मिलकर भी नहीं रोक पाए,
जिसमें गैर मुसलमान इतने सारे थे। क्यों? क्योंकि हम अल्पमत में, हमारे पास पावर नहीं थी। तो आप कर लो अलायंस ओवैसी से, आप बदरुद्दीन अजमल से अलायंस कर लेते, नहीं टूटता मुस्लिम वोट। अब क्यों चिंता कर रहे हैं आप बाद में? ओवैसी को साथ लेने में ये हिचक जो है, ये भी उसी का हिस्सा है। वो सवाल जो मैं त्रिपाठी जी से कर रहा था सर, कि एक हिचक तो है, इनके साथ खड़े दिखना नहीं चाहती बड़ी पार्टियां। देखिए, ओवैसी से बहुत साफ साफ पूछा एक पत्रकार ने कि आप केरला क्यों नहीं जाते हैं, तो उन्होंने बहुत साफ कहा। इस मामले में देखिए, ओवैसी की प्रशंसा करनी चाहिए कि वो बहुत स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, मुसलमानों के लिए काम कर रही है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। यानी कि जहाँ आपने जैसा कहा कि मुस्लिम से जुड़ी हुई पार्टियाँ काम कर रही हैं और मजबूती से काम कर रही हैं, वहाँ पर ओवैसी जाकर के उनका वोट नहीं गाने। ओवैसी का उद्देश्य क्या है? ओवैसी का मानना है कि भारत के अंदर मुसलमान 16-17% के आसपास है। पिछली दफा का हम आप 2011 का सेंसस आप छोड़ लीजिए तो आज 10 साल में यदि 3% और जोड़ लीजिए तो 17%, 18% के आसपास भारत के अंदर मुसलमान है। 18% की जहां पर एक मुस्त आबादी हो, हम एक मुस्त ही देखते हैं, सिया सुन्नी कई बटा हुआ है, लेकिन हम जब बात टेलीविजन पर करते हैं तो हिंदू समाज को जातियों में बात करते हैं, मुसलमान को हम मुसलमान के तौर पर देखते हैं, वहां हम जातियों के बारे में। उनका कहना है कि ये 18% का वॉइस जो है वो रिप्रेजेंटेशन संसद के अंदर होना चाहिए, विधानसभा में होना चाहिए, इनका एक अपना नेतृत्व होना चाहिए। कुल मिलाकर के यदि मूल बात करें, उद्देश्य को लेकर के, सोच को लेकर के दें, तो असउद्दीन ओवैसी आधुनिक भारत के नए जिन्ना के रूप में अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं। अब रही बात, क्या ये ज्यादा खतरनाक है? तो क्या अंदर से दीमक की तरह चाटने वाले मुस्लिम जनसंख्या, वोट कन्वर्जन, घुसपैठिया, रोहिंग्या, ये जो दीमक की तरह देश को चाट रहे हैं, जिनको सेकुलर पॉलिटिक्स ने पाल करके कहा, इनको खाद पानी देने वाला कौन है? अखिलेश यादव खाद पानी देने वाले हैं, लालू प्रसाद यादव देने वाले हैं, ममता बनर्जी देने वाली हैं, अरविंद केजरीवाल, ये सारी जितने भी नॉन बीजेपी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं, खाद पानी जहर तो आप कैंसर, ये कैंसर की तरह आप उनको पाल पोस करके आपकी इतने नजर दूर तक सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी में और ओवैसी की पार्टी में कोई फर्क नहीं? कोई खतरे, अंतिम खतरे को लेकर के मैं एकदम मानता हूं कि दोनों वैसे ही उनके साथ टैकल, एक बहुत बड़ी समस्या है ये आबादी, उसको टैकल करना चाहिए। तो अगली खबर पे जाऊं। ठीक, आगे राहुल गांधी, चूंकि आज असम में, तो उनका एक बयान आपको मैं सुनाना चाह रहा था। राहुल गांधी केरल गए थे तो कहा था मोदी को यूं पकड़ लेंगे, चिंता मत करना, जितना भाग ले मोदी, हम मोदी को पकड़ लेंगे। असम में भी वो असम की बात नहीं कर रहे हैं, वहां वो अमेरिका और ट्रंप की कहानी सुना रहे हैं। और फिर राहुल गांधी ने असम के लोगों को यह बताया कि मैं आपको यह कहानी क्यों बताता हूं, मैं आपसे मोदी ट्रंप की बात क्यों करता हूं, क्योंकि ट्रंप मोदी को कंट्रोल करते हैं, इसलिए आपका हक छीनकर वो अमेरिका दे देंगे। आप कहोगे कि असम के चुनाव में राहुल गांधी यूएस इंडिया डील की बात क्यों कर रहा है, मगर इसका कारण है क्योंकि आपको समझना है आप पर दबाव कहां से आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को बहुत कुछ दिया, मगर अमेरिका ने इंडिया को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उनके टैक्स कम हो गए, हमारे टैक्स बढ़ गए, हमारा डेटा ले लिया, हमारी तेल ले ली, हमारा एग्रीकल्चर उठा के ले गए। तो सवाल उठता है कि यह सौदा क्यों हुआ? यह सौदा भाइयों और बहनों इसलिए हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करता है। अदानी हिंदुस्तान के बाहर नहीं जा सकता, अमेरिका नहीं जा सकता। अगर अमेरिका जाएगा उसको अंदर कर देंगे। और बीजेपी का फाइनेंशियल सिस्टम जो है, नरेंद्र मोदी का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, वो दुनिया को दिखा देंगे और नरेंद्र मोदी का गुब्बारा जो है वही खत्म हो जाएगा, पड़ जाएगा। मुझे नहीं पता चुनाव में क्या होगा कांग्रेस पार्टी का असम के अंदर, लेकिन जब भी नतीजा आए और अगर वो आए जो आप सोच रहे हैं, तो फिर ये वाली स्पीच याद रखिएगा फिर आप कि क्यों ऐसा हुआ था। अगर आपको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपको पता ना, आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रोज आप आरोप लगाते हो, भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, तो उनका सर एक सेकंड, उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर समझा देते वो। उनको अगर ये बताना था कि आपकी जेब से क्या जा रहा है, तो आप ये बताते कि असम में आपकी जेब से क्या जा रहा है।
आपको अगर ये बताना था कि कौन किसको कंट्रोल करता है तो आप ये बता सकते थे कि हेमंता बिस्वा शर्मा को अमित शाह और मोदी कंट्रोल करते हैं। अब वो मोदी, ट्रंप और मोदी। एक बात बताइए, क्वेश्चन फिजिक्स का उत्तर यदि केमिस्ट्री का लिखोगे तो वही दुर्दशा होगी जो बिहार के अंदर हुआ सर था। मुझे लगा तो कहा, मन में आया तो कहना। बाकी आपको जो कहना हो। ये अच्छी बात है। डिफेंड आया करता वो कहना था, डिफेंड कर मन दीजिए। में आया वो कहना है। कहना नहीं, देखिए राहुल गांधी के अपनी पॉलिटिक्स है, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ निशाना बनाकर वो अपने आप को राष्ट्रीय नेता के तौर पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसलिए उनका फोकस साफ है कि कैसे लड़ना है, कैसे नहीं लड़ना है, कैसे बोलना है। इसलिए आप देखिए वो कहीं भी रहें वो मोदी को निशाने पर रखते हैं, प्रधानमंत्री को निशाने पर रखते हैं, क्योंकि उनका फोकस है कि ये सब काम तो कर लेंगे ना, वो भी तो गए कौन कौन, इमरान मसूद और सब लोग हैं, वो कर लेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा पर बातचीत। और हिमंता बिस्वा शर्मा पर तो वो वैसे भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा को ही अगर वो कुछ समझते तो आज ये स्थिति नहीं होती। बहुत आरोप लगाया है उनके ऊपर। नहीं, वो लगा दिए, इलेक्शन में जाकर वो उसके साथ नहीं लड़ना चाहते, और वो उनकी पॉलिटिक्स मुझे लगता या है तो ये हेड ऑन नहीं लेना चाह रहे हैं हेमंता को हेड ऑन नहीं लेना चाहते ना, वो खुद नहीं लेना चाहते। और सरकार के तौर पर वो लड़ती रहे, कांग्रेस लड़ती रहे, उनका है कि वो एक प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री को निशाने पर रखें और एक राष्ट्रीय स्तर के कद के तौर पर वो अपने को नेता बनाकर रखें। अब ये आप कह रहे हैं कि जो नतीजा होगा, नतीजा जो होगा वो हो जाएगा। अच्छा, यदि हिमंता बिस्वा शर्मा पर बात कर लेते तो क्या होता? वो मुद्दा वो नहीं है ना, मुद्दा है कि उनकी अपना एक वो है, फोकस है। सर जीतने तो आसाम गए ना, जितने तो आसाम गए। आप हेमंता बिस्वा शर्मा जो मुद्दे उठा रहे हैं, आप मुझे ये लोगों को समझाएं कि ये तुम्हारा इशू नहीं है। आपकी बात ठीक है, लेकिन उनका फोकस अलग है ना, उनका फोकस असम नहीं है, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब बड़े लोग होते हैं तो ब्रह्मास्त्र लेकर घूम रहे हैं, तो अब ये बात सारी करते रहेंगे ना, इसलिए वो चल रहा है। अच्छा, ये मतलब 5,000 किलोमीटर वाली मिसाइल लेंगे आप, भले ही लाहौर पे लड़ना हो। ठीक है। प्रियंका जी भी कल गई थी, प्रियंका जी ने भी मोदी जी के ऊपर ही उन्होंने वार किया और उन्होंने कहा कि असम में कायरों की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने कायर कहा और कहा कि देश भर में यूं ही चल रहा है क्योंकि जनता सोई हुई है। सबसे बड़े कायर होते हैं जो डराते हैं, धमकाते हैं। आज असम में कायरों की सरकार है, चाहे मोदी जी हो, चाहे आपके मुख्यमंत्री हो, कायर हैं। क्योंकि सिर्फ कायर डरता है अपनी आलोचना सुनने से, सिर्फ कायर लोगों से डरता है, जनता से डरता है। सिर्फ कायर अपना राज धमकाकर, डराकर चलाता है। जो असली नेता होता है, जो जिम्मेदार नेता होता है, जो जनता को समझने वाला नेता है, वो आलोचना सुनना पसंद करता है। आज चाहे देश में हो, चाहे असम प्रदेश में हो, यही कायरता चल रही है। ये डराने धमकाने का राज है, और ये राज इसलिए चल रहा है क्योंकि जिस दिन जनता खड़ी होगी, जिस दिन जनता सवाल पूछने लगेगी, तो इनका राज नहीं रह सकता। आज इन्होंने देश को अमेरिका का, इजराइल का गुलाम बना रखा है, और जिस तरह मोदी जी, नेतन्याहू जी और ट्रंप जी की गुलामी कर रहे हैं, उसी तरह से आपके मुख्यमंत्री मोदी जी की गुलामी कर रहे हैं। भाई अब तो पर्दा भी नहीं रहा, अब आंख का पर्दा भी नहीं रहा, खत्म हो गया वो। राहुल जी अगर ट्रंप तक गए थे तो प्रियंका जी इजराइल चली गई हैं। क्यों गई हैं इजराइल? नेतन्याहू का गुलाम क्यों? गाजा, वो जो पेट सब्जेक्ट है प्रियंका गांधी का, गाजा, मतलब मुसलमानों की भावना, वो अब उसको ओपनली कहती है, हर जगह कह रही है। पार्लियामेंट में बैग लेके गई थी गाजा का। हाँ, मतलब नेतन्याहू तक बात पहुंच गई असम के चुनाव। लेकिन एक बात तो जरूर है, सोए हुए सारी देश की जनता है, जागे हुए भाई बहन ही बस है। देखिए, प्रियंका गांधी चुनावी रैली को संबोधित करे, या राहुल गांधी आसाम में जाके चुनाव रैली को संबोधित करे, या मल्लिकार्जुन खड़गे जाकर वहां संबोधित कर दे, सोनिया गांधी भी कोशिश करके वहां पर 1-2 रैली संबोधित कर ले, कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। वहां तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। जिस हिसाब से आसाम में कांग्रेस को चुनाव की तैयारी करनी थी, उस हिसाब से कांग्रेस वहां पर कोई तैयारी कर पाए। जो प्रधानमंत्री मोदी ने आसाम में कहा कि तीसरी बार की केंद्र में सरकार बनी है, और अब हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार के लिए कि तीसरी बार वो वहां बनाने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और साफ है। और कांग्रेस राहुल गांधी सेंचुरी बनाने जा रहे हैं चुनाव हारने की। आप ना केरल ढंग से चुनाव लड़ रहे हो, पश्चिम बंगाल में आपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, आपके पास
ना नेता है, ना नीति है, ना चुनाव प्रचार है, कोई पश्चिम बंगाल में नाम देने वाला नहीं है। तमिलनाडु में आप डीएमके के भरोसे चुनाव लड़ रहे हो। केरल में बस इस उम्मीद में हो कि 10 साल से लेफ्ट की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी का हमको वोट मिलेगा, हम सत्ता में लौट कर आ जाएंगे, इसी भरोसे आप केरल के अंदर चुनाव लड़ रहे हो। तो केरल में तो गजा हुआ, सॉरी समय कम है, आप ही से सरवाइज पर आप ही बता दें, केरल में तेजस्वी यादव गए लेफ्ट के लिए प्रचार करने। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि 4 महीने पहले इनके साथ चुनाव लड़ रहे थे लेफ्ट के साथ और लेफ्ट का प्रचार करने गए वहां पर। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है वहां पर ये। और कांग्रेस का भी आप देखिए ना कि बंगाल में तो अभी भी आप बात कर रहे हो लेफ्ट से चुनाव लड़ने के लिए। कल ही बात हुई है इनकी जो महासचिव, और डिनर तीनों साथ में करेंगे, लेफ्ट कांग्रेस और बंगाल में भी बात हुई है कल जो विचारधारा अलग है, महासचिव आप लोगों ने, आपने सवाल पूछा और समीर जी उतनी गंभीरता से जवाब दे रहे हैं। अरे गोपालगंज पार करके मतलब देवरिया और गोरखपुर में तो कोई पूछ नहीं रहा है, मुगल सराय और बनारस में कोई पूछ नहीं रहा। आप गंभीरता से ले गए, आप सोचिए ना इसको। हम कह रहे हैं वोट मिल जाएगा उनके कहने से। वो घूमने गए हैं, उनको केरल थोड़ा, लेकिन आप चुनाव में चले बात कर रहे हैं कि घूमने गए तो दोनों की रैलियां कराते हैं। अरे तो मन कांग्रेस की हो सकता है, लेकिन आप और गंभीर बात कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार अलग अलग कर रहे हैं, डिनर साथ करेंगे, तो डिनर और विचारधारा अलग अलग चीज है। सर तेजस्वी एलडीएफ और यूडीएफ का फर्क नहीं समझ पाए, वो एलडीएफ और यूडीएफ का फर्क नहीं समझ पाए कि क्या है, गलत जगह चला गया, समझती नहीं है उनको। बाद में क्या करने नहीं यार नहीं, लेकिन गजब है ना बात, गजब है ना बात, इसको इतना सीरियस मत नहीं। वो ठीक है, लेफ्ट में कांग्रेस और लेफ्ट और कांग्रेस केरल में चुनाव लड़ेंगी। नहीं, इसमें ये भी तो हो सकता है कि लेफ्ट पार्टी नहीं बुलाया हो उनको, ये भी हो सकता है। तमिलनाडु में साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तमिलनाडु में साथ में कांग्रेस और लेफ्ट डीएमके के साथ गठबंधन में। और फिर आपसे कोई कह देगा, फिर आपसे पता है कि क्या कहेगा कोई, यही तो भारत के लोकतंत्र की खूबी है। अब ये खूबी है। ट्रंप ने कल जब हमारे आधी रात हो रही थी तो अपने देश को संबोधित किया और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, उनकी स्पीच का बिल्डअप ये हो गया था, क्यों पता नहीं, लेकिन लोगों को ये लगने लगा था कि ट्रंप कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। ऐसा अमेरिका में कुछ एक वाक्यों पर हुआ है, जैसे जब ओसामा बिन लादेन मारा गया था तो उसके बाद ओबामा सामने आए थे, तो जब पूरी दुनिया को पता लगा कि ओबामा आके एड्रेस करने वाले, तो पता था कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। कल रात से ट्रंप की सुबह बयान आएगा तो अमेरिकी मीडिया कर्मियों ने, मीडिया संस्थानों ने ये जानना, ये जो है डालना शुरू कर दिया कि ट्रंप जो है ऐलान करेंगे कि वो 2-1 हफ्ते के अंदर इस युद्ध को वाइंड डाउन कर रहे हैं। 2-1 हफ्तों में वो युद्ध जो है वो खत्म कर देंगे, वो अपनी जीत डिक्लेयर करेंगे, वो कहेंगे हमने अपने सारे ऑब्जेक्टिव पूरे कर दिए हैं, और उसके बाद वो ऐलान कर देंगे कि हम इतने वक्त में इस युद्ध से बाहर निकल जाएंगे। तो ये दुनिया को उम्मीद बन गई कि युद्ध बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन ट्रंप जो बोले वो वही बोले जो वो पहले दिन से बोल रहे हैं। 28 फरवरी के बाद 28 बार तो ट्रंप बोले होंगे मिनिमम, और वो हर बयान में ये कहते हैं कि हमने नेवी मार्क खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, एयर डिफेंस खत्म कर दिया, न्यूक्लियर कटा, अब वो कभी न्यूक्लियर बम नहीं बना पाएगा। तो मैं तो ये जब सुना तो मुझे उसमें कोई नई बात नहीं दिखाई दी कि ट्रंप ऐसा नया क्या कह रहे थे। हाँ, उसमें नया ये जरूर था जो 2 रोज से उनके और साथी कह रहे हैं कि हमारी टाइम विंडो अगले 2-3 हफ्ते की है, ये युद्ध महीनों या साल नहीं चलेगा, ये युद्ध ईरान इराक नहीं बनेगा। और ट्रंप ने भी एक सफाई जैसा एक स्टेटमेंट दिया। ट्रंप ने शुरू किया वर्ल्ड वॉर 1 1 साल कुछ महीना, वर्ल्ड वॉर 2 3 साल कुछ महीना, वियतनाम 19 साल लड़ाई चली, इराक 8 साल लड़ाई चली, अफगानिस्तान इतने साल लड़ाई चली, और हम कितने दिन से लड़ रहे हैं? हम अभी 32 दिन से लड़ रहे हैं। अब वो अपने देश को लंबी लड़ाई के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि हम तो सालों साल युद्ध करने वाले देश हैं, या वो ये कह रहे थे कि औरों ने तुमको इतने युद्ध में फंसाया, लंबे युद्ध में, मैं तुमको जल्दी से निकाल के बाहर ले आऊंगा काम खत्म करके। तो आप भी सुने, मेहमानों ने पूरे बयान सुने ही होंगे, फिर समझते हैं उनकी बात का मतलब। ट्रंप ने कहा 32 दिन में हमने युद्ध जीत लिया। American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months, and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months, and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month, and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months, and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months, and 28 days. We are in this military operation so powerful, so brilliant, against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated and essentially is really no longer a threat. They were the bully of the Middle East, but they're the bully no longer. The American can look forward to a day when we are finally free from the wickedness of Iranian.
19 मिनट का ट्रंप का संबोधन था। बार बार वो एक ही बात कह रहे थे कि हम जीत गए, ईरान हार गया और ईरान अब कभी परमाणु ताकत नहीं बनेगा, वो कभी परमाणु बम नहीं बना सकता। और वही कि अब उसके पास ना नेवी बची, ना उसके पास हवाई जहाज बचे। We totally obliterated those nuclear sites. The regime then sought to rebuild their nuclear program at a totally different location, making clear they had no intention of abandoning their pursuit of nuclear weapons. They were also rapidly building a vast stockpile of conventional ballistic missiles and would soon have had missiles that could reach the American homeland, Europe, and virtually any other place on Earth. Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out. We took them all out so that no one would really dare stop them. It's gone. Their Air Force is gone. नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल सब चली गई, न्यूक्लियर हथियार भी उसका चला गया है। तो उन्होंने ये तो अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए, ये उन्होंने दावा कर दिया। अब इसके बाद आप सोचते हैं कि शांति होगी क्या? ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खमेनी, उनके हवाले से एक बयान आया कि जंग जारी रहेगी। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान का हमला तब तक नहीं थमेगा जब तक ईरान का इंतकाम पूरा नहीं होता। वो बदले की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा ईरानी फोर्स आगे भी विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ती रहेगी। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने कुछ और अलग काम किया। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों के नाम एक चिट्ठी लिखी और कहा कि उनकी अमेरिका के किसी नागरिक से कभी कोई दुश्मनी नहीं रही। उन्होंने कहा हम एक देश में और लोगों में फर्क करते हैं। उन्होंने कहा ईरान ने कभी कोई युद्ध शुरू नहीं किया। सिर्फ हम ही नहीं, हम जो 47 साल से आए हैं, हमसे पहले भी जो भी ईरान में रहा, उसने भी कभी कोई दुनिया के अंदर लड़ाई शुरू नहीं की है। जबकि आप ये देखिए कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ हमारे आस पड़ोस में हर जगह घेराबंदी हमारी कर रखी है। तो युद्ध कौन करना चाह रहा है, अमेरिका या हम? तो वो अमेरिकी जनता को बता रहे हैं कि भाई हमारी लड़ाई आपसे नहीं है और ना हम ऐसा मुल्क हैं जैसा आपको बताया जाता है। अब जरा यही बात कर लेते हैं। पेजेश्कियान साहब की चिट्ठी चूंकि पहले आई थी तो लगा कि कुछ बातचीत हुई है, कुछ तो अब बीच का रास्ता निकलेगा। ट्रंप साहब की बात के बाद मुझे अब इस बात का एतबार सा हो चला है, सर गलत वैसे हो सकता है वैसे, कि ट्रंप अब इस लड़ाई से भागने वाले हैं। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरे सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। बिल्कुल ठीक आपने असेस किया। वैसे तो ट्रंप साहब पर आपने कहा था कि उनको सुन लें फिर अंदाजा लगा सकें, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम आपने बताया कि ट्रंप साहब की बात से अंदाजा है। लेकिन वो एग्जिट रूट निकाल रहे हैं, एग्जिट रूट की बात करो। और ये जो मैसेज दिया है वो इसीलिए दिया अमेरिका को कि भाई हमने ये जंग जीत ली है, रिजीम चेंज कर दिया है और कम से कम दिनों में कर दिया है। 32 दिन में ये खत्म कर दिया सारा का सारा खेल। तो भी 2 हफ्ते और क्यों कह रहे हैं बम मारेंगे हम? वो एक बार और पूरी तरह से तबाह करके छोड़ेंगे, ये वो कह रहे हैं। और वो बिल्कुल सही सवाल है कि जब आपने जीत ही लिया, रिजीम भी चेंज कर दी, सारे टारगेट्स आपने अचीव कर लिए, तो क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो अब एग्जिट रूट निकाल रहे हैं और एग्जिट रूट के लिए पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। ईरान को अब वो उसी हाल में छोड़ना चाहते हैं। बार बार वो जब ये कह रहे हैं कि रिजीम चेंज कर दिए, तो रिजीम चेंज करने का मतलब है कि जो मौजूदा रिजीम थी उसको ख़त्म उन्होंने कर दिया। अब जो भी होगा, मुझे लग रहा है कि जो जिंदा बचा वो नया ही है। नया ही है। नहीं, मुझे लग रहा है कि कल रात ये जब मैं देखा, उनको सुना, तो मुझे लग रहा है कि उनको कोई एक ऐसी लीडरशिप नज़र में है जिसको वो यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो एक कठपुतली की तरह से पपेट के तौर पर ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए काम करे। अब क्या ईरान इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत जल्द मुझे संभावना लग रही है इस बात की। ठीक है, क्योंकि आप ना ट्रंप को भले ही वो जो बोल रहे हैं नॉन सीरियसली नहीं ले सकते। बट ये जंग वाइंड अप की तरफ चल रही है। जंग वाइंड अप की तरफ चल रही है। ओके, एक बात ये हुई, सवाल अब बात हुआ कि साहब तेल कैसे खुलेगा वहां से, हॉर्मुज़ स्ट्रेट का क्या होगा? तो ट्रंप तो खुलेआम कह ही चुके हैं कि भाई ये मेरा काम अकेले का नहीं है। और जब वे कहते हैं मेरा अकेले का काम नहीं है, तो उसका मतलब यह कि ये मेरे अकेले के बस का नहीं है, कि मैं अकेले नहीं खुला सकता इसको, खोल सकता है इसको। तो अब वो दुनिया को ताने मार के, उलाहने मार के, सब कुछ करके देख चुके, दुनिया का कोई देश आ नहीं रहा। तो अब उन्होंने कहा तुम जानो, तुम्हारा तेल जाने, मैं चला। The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait and won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it and we don't need it. The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves.
I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially... अभी बात हम कई बार कर चुके हैं, वहां से अमेरिका तेल नहीं निकालता अपने लिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन इससे पहले तो जंग से पहले वो स्ट्रेट खुली हुई थी, तुमने हमला किया तो वो बंद हुई। आपको मालूम है ट्रंप ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया और वो सच ही होगा। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के पास इस वक्त कितना तेल का भंडार है, पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत, आप ही अंदाजा लगाइए अगर नहीं सुना आपने ट्रंप को तो 59%। दुनिया का 60% कुल तेल जो हमारी धरती के नीचे है वो अमेरिका का है। तब भी ये देश तेल के लिए लड़ता है, तब भी ये देश जंगे करता है तेल के लिए। वेनेजुएला पे तेल के लिए उठा के ही ले आए एक राष्ट्रपति को, उन्होंने बोला कि वो दुनिया के सबसे प्रूवन बड़े रिजर्व्स हमारे पास है और नंबर 2 पर वेनेजुएला के पास है और अब वो भी हमारा है। तो तेल साहब अब उनका हो गया। नजर तो ईरान पे भी थी लेकिन वो तो अब तेल पे हाथ लगाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जहां तक बात है, अब ट्रंप वहां पर कोई खतरा मोल नहीं लेने वाले। उन्होंने फिर ये कहा कि कोई भी एक टेररिस्ट आएगा, थोड़ी फायरिंग करेगा और शिप रुक जाएगी, इतना खतरनाक है उसको खुलवाने का काम। तो मतलब उन्होंने कह दिया ना कि ये मैं नहीं कराऊंगा। कल जब ट्रंप राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले थे तो सिर्फ अमेरिका की नहीं पूरी दुनिया की नज़र उस संबोधन पे थी कि भाई कोई बड़ी घोषणा ट्रंप करेंगे, लेकिन ट्रंप ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की और जो रूटीन में कहते रहे उन्होंने उसी बात का जिक्र किया। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कैजुअली कह दिया कि भाई जो तेल लेते हैं वो अपनी व्यवस्था दे के मैं उसमें नहीं पड़ने वाला हूं। हालांकि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई हम 50 से 52 देश मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जहाज निकले सुनिश्चित करेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि हम कूटनीतिक रास्ता ही अख्तियार करेंगे, हम अपने वहां पर जहाज या लड़ाकू विमान नहीं भेजने वाले। उन्होंने बोला ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने 50 से 52 देशों के साथ मिलकर हम इसमें कूटनीतिक रास्ता निकालेंगे और हम रास्ता खोज लेंगे। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से दुनिया को अधर में छोड़ दिया, अपने मित्र देशों को अधर में छोड़ दिया, तमाम लोगों को गल्फ के कंट्रीज को अधर में छोड़ दिया। अब आप कह रहे हो कि सऊदी अरब और बहरीन की रक्षा करेंगे, बाकी गल्फ कंट्री से मेरा कोई लेना देना नहीं। तेल की बात सर, अब ये क्लियर है कि वो बाकी दुनिया को ही देखना पड़ेगा उसको। निश्चित रूप से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई आप देखिए आपको क्या करना है, मुझे तेल की जरूरत नहीं है, आप अपना रास्ता निकालिए। तो दुनिया को संकट में डालकर अमेरिका अपना रास्ता अलग कर रहा है। इस पर एक ईरान का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है और मुझे बड़ा पॉजिटिव वो बयान लगा। ईरान ने स्टेटमेंट दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फैसला केवल ईरान और बहरीन ओमान करेगा। ओमान और ईरान फैसला करेंगे, केवल ये 2 देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। ये ईरान का स्टेटमेंट है। तो ये अच्छी खबर क्यों हो सकती है? क्योंकि ओमान मीडिएटर था अमेरिका और ईरान के बीच में। अगर उस एक देश का नाम ले रहा है वो कि इसके साथ मिलकर मैं तय करूंगा, इसका मतलब बात आगे बढ़ी है कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, त्रिपाठी जी, या नहीं? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं ट्रंप साहब को करेक्ट करूं, कतई वो दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व नहीं, जो प्रूवन रिजर्व है उसमें भी वो 10वें नंबर पर आते हैं। सबसे टॉप पे वेनेजुएला है और उसके बाद फिर सऊदी अरब क्लेम कर रहे थे वैसे। तो वो क्लेम भले करें, वो शायद वेनेजुएला वाला जोड़ के क्लेम कर रहे हैं क्योंकि अब उन्होंने कहा इस वक्त अमेरिका 59% ऑयल जो है वो कमांड वेनेजुएला के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी 59 नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो मतलब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था उसका जो देखना चाहिए, वो जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट उनका जो उन्होंने जारी किया है उसमें पहले 5 पॉइंट हुआ करते थे और पहला पॉइंट हुआ करता था रिजीम चेंज, क्योंकि उनका कहना था भाई वो टेररिस्ट स्टेट है, वो टेररिस्ट को पैदा करता है, टेररिस्ट को मदद करता है। अब वो गायब हो गया है। अब उसमें लिखा है डिस्ट्रॉय ईरान्स मिसाइल आर्सेनल, एनहिलेट देयर नेवी, डिस्ट्रॉय टेररिस्ट प्रॉक्सीज, एंश्योर ईरान कैन नेवर ऑब्टेन न्यूक्लियर वेपन। तो कहां गया भैया? इसका मतलब ये है कि युद्ध से बाहर जाना लगभग तय हो गया है। अब उनको दोनों को, यानी ईरान में भी जो सत्ता में आने वाला है, जो सत्ता है, या यही अगर बातचीत हो गई तो उसको भी ये रहे कि नहीं हमने अमेरिका को हरा दिया, क्योंकि तभी तो वहां जो इस्लामिक रिपब्लिक वाले हैं उसके पीछे खड़े होंगे और अमेरिकन को ये बताना होगा कि देखो हमने उनको मारा, तबाह कर दिया तेहरान को, ईरान को, और अब हम देखिए अपनी शर्तों पर वापस आ गए। तो मुझे तो जो ये आज का ये ट्रंप का पूरा दिखा, मैंने उसको ध्यान से बहुत सुना, उसकी टोन बड़ी साफ है। युद्ध समाप्त करने की पूरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत इस बयान से पहले, इस स्टेटमेंट से पहले हुई यूएई के राष्ट्रपति की ट्रंप के साथ। इसमें गल्फ कंट्रीज का सवाल है, वो यूं बीच में वो अधमरा सांप छोड़कर, जैसा वो लोग कहते हैं उनके हवाले से आता है, छोड़ के जाने देंगे इनको? लेकिन उसमें उनके लिए लाभ है ना। अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई लीडरशिप आ गई जिसमें इस तरह की कोई भी चीज नहीं होगी,
तो फिर उनके लिए वो पीस चाहिए ना। अभी कहां से लीडरशिप आई सर? कौन सी लीडरशिप नहीं आ रही है? मुस्तफा खोमेनी जिंदा है, IRGC ईरान कंट्रोल कर रही है। इसी लीडरशिप में से आएगी, और दुनिया के ऐसे जो देश होते हैं उनमें लीडरशिप इसी तरह से चेंज होती है। ये तो सब जानते हैं ना कि ऑयल और मनी वो इसी तरह से काम करता है। वो अचानक सर पहले ईरान मैं आपको बताऊं, ईरान पहले, प्रोफेसर साहब पे सर मैं आ रहा हूं 1 मिनट पे, ईरान पहले थियोक्रेटिक स्टेट थी, अब वो थियोक्रेटिक मिलिट्री स्टेट है। पूरी तरीके से मिलिट्री कमांड में है इस वक्त। सारे सब लोग जितने लोग जो बता रहे हैं वहां के बारे में वो यही बता रहे हैं। तो ट्रंप पहले से कट्टर ईरान छोड़ के जा रहे हैं या थोड़ा उस और फ्लेक्सिबल ईरान छोड़ के जा रहे हैं? सवाल तो ये होगा ना सर, और जा रहे हैं ये तो तय है। सर इसमें भी एक इंटरनेशनल मीडिया में एक बड़ी रिपोर्ट आई जो आपने कहा कि थियोक्रेटिक मिलिट्री स्टेट है, कि ये अमेरिका का प्रोपेगेंडा है और वो इस प्रोपेगेंडा से ईरान के खिलाफ दुनिया को खड़ा करना चाहता है कि जो वहां पर ईरान में थियोक्रेटिक मिलिट्री स्टेट है। सर इसमें क्या शक है? नहीं, ये जो 2 हफ्ते में 30,000 अपने नागरिक मार दे, वो थियोक्रेटिक मिलिट्री स्टेट है या वो तो कैसे सब लोग कैसे ब्रीफ कर रहे हैं उसकी बात है ना। मैं ये कह रहा हूं कि ये भी एक खबर चल रही है कि ये यूएस का मैं फिर सवाल रिफ्रेश करता हूं। सवाल ये कि जो इनके बाद अब जो बचेगा वहां ईरान में, वो ईरान किनके हाथों में बचेगा? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है, और थोड़ा सा मैं विजय जी से बात से असहमत हूं, क्योंकि उसको मुल्ला स्टेट कहते हैं लोग। यदि सऊदी अरब की आप बात करें, यूएई की बात करें, बाकी अन्य जो खाड़ी के देश कहते हैं उसको मुल्ला स्टेट बोलते हैं। मुल्ला स्टेट इसलिए बोलते हैं कि वो वाकई टेररिज्म, प्रॉक्सी टेररिज्म को वो सपोर्ट करता है और थियोक्रेटिक स्टेट के तौर पर काम करता है। वैसे तो आप कहें तो जितने भी खाड़ी के देश हैं वो सब के सब थियोक्रेटिक हैं, सब हैं। इस्लाम उनका जो है वो स्टेट रिलीजन है, तो इस दृष्टि से वो थियोक्रेटिक स्टेट है। लेकिन ये कुछ अलग है। ये अलग इस संदर्भ में है कि वो ये पूरी दुनिया को इस्लामाइज करने का इसका कमिटमेंट था, और यही कमिटमेंट के साथ वहां पर आया था। शाह रजा पहलवी को जब हटाया गया था और रिवॉल्यूशन हुआ था, तो डिक्लेरेशन यही था कि हम पूरी दुनिया को इस्लामाइज करेंगे। और इजराइल के खिलाफ तो उनको डेथ टू इजराइल वगैरह ये सब बात तो है ही। आप ये देखिए कि ये रिजिम कर क्या रहा था। प्रॉक्सीज जिसकी चर्चा अभी त्रिपाठी जी ने कहा, इन प्रॉक्सीज के आप इनके क्या कमिटमेंट क्या है, आप कमिटमेंट इनके क्या है, ये काफिर है उनकी नजर में ना। सर अब क्या होगा? अब ईरान किन के हाथ में रहेगा? अब ईरान उससे ज्यादा खतरनाक हाथों में है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, IRGC और उससे ज्यादा खतरनाक है। आप ये देखिए ना कि IRGC कौन था? IRGC इस्लाम के रिलीजियस थियोक्रेटिक स्टेट को के प्रति लॉयल है, वो ईरान की जनता के प्रति लॉयल नहीं है। ये दोनों के बीच में हमको अंतर करना चाहिए। ये मुख्य सेना ही नहीं है उनकी। ये मुख्य सेना ही नहीं है, ये सेना का हिस्सा नहीं है, ये अलग है जो उस रिजिम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इतनी बड़ी बात, क्योंकि उनके मन में भय था कि ईरान की सेना के साथ। वो किस रिजिम के लिए? वो आयतुल्ला रिजिम के लिए। बिल्कुल। तो जब आयतुल्ला जैसा रिजिम नहीं रह जाएगा है ना, मुस्तफा खोमेनी आयतुल्ला ही है। मुस्तफा खाम नहीं लग रहा है ना। मैं यही कह रहा हूं, चीजें जब बदलती हैं, आयतुल्ला क्या है? पूरी तरह से जो इस्लामिक शासन चलाना है उसकी IRGC मिलिट्री है, और इसीलिए उन्होंने किया कि ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे हर हाल में। क्या वो आयतुल्ला वाली लीगेसी रह जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप देखिएगा कि वहां पर यूएस शैडो, यूएस जो भी कहें आप, वो रिजीम वहां पर आ जाए। चलिए देखते हैं। अच्छा, ईरान ने बड़ी धमकी भी दी थी कि हम बड़े हमले करेंगे अगर आज पिछली रात शाम तक उनकी रात के 8 बजे तक हमले नहीं रुक गए तो बदला जारी है। अमेरिकी ठिकानों पर खूब हमले कर रहा है मिडिल ईस्ट में ईरान। इराक में अमेरिकी दूतावास पर बमबारी की है। इरबिल इराक में ही है, अमेरिकी काउंसलेट जनरल पर हमला हुआ। ईरान के हमले में अमेरिकी दूतावास को बहुत नुकसान पहुंचा है। इरबिल में एक कैस्ट्रॉल ऑयल रिफाइनरी भी है, उसको भी हिट किया है ईरान ने। शायद ड्रोन के जरिए ये भीषण हमले किए गए हैं, जिससे ब्रिटेन की इस ऑयल फैक्ट्री बहुत डैमेज हुई है। हमले के बाद आग की लपटें बहुत ऊंची ऊंची दूर से ही जो है उठती हुई दिखाई दी। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी कंपनी अमेजॉन की वेब सर्विस के एक डेटा सेंटर पर भी हमला किया। ये चेतावनी उसने दी थी और बाकायदा कंपनियों की लिस्ट निकाल के दी थी कि हम जो है इन कंपनियों पर हमला करेंगे, और एक पर उसने हमला कर दिया। जहां तक स्टेट ऑफ हॉर्मूज की बात है, उसको जैसे ईरान ने कहा कि हम और ओमान तय करेंगे मिलकर के, उसको ओमान पे थोड़ा भरोसा है। IRGC के कमांडर हैं, उनका एक स्टेटमेंट चल रहा है, आपने शायद देखा हो, आपके फोन पे आया हो। उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया कि हॉर्मूज स्ट्रेट किसी के बस की बात क्यों नहीं है खुलवाना। उन्होंने कहा कि वो एक जैसे आप और हम यू टर्न लेते हैं ना गाड़ी का,
तो उन्होंने कहा कि वहां उसको क्रॉस करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक शिप को, उतने बड़े शिप को, वो शिप कई कई 300 मीटर लंबे होते हैं, उससे भी लंबे होते हैं, वो एक जहाज को वो प्रॉपर यू टर्न लेना पड़ता है इधर गल्फ ऑफ ओमान में आने के लिए। और वो ट्रांजिट जो है जिसमें वो यू टर्न ले रहा है, वो शॉर्टेस्ट विड्थ से जब वो पास हो रहा है, वहां उन्होंने कहा 6 से 7 घंटे वो मेरे निशाने पे है एक शिप, वो कर ही नहीं सकता कुछ। 6 से 7 घंटे मैं उसको जहां से चाहूं टारगेट कर सकता हूं। आप कैसे खुलवाएंगे उसको ईरान की मंजूरी के बगैर? ट्रम्प साहब को तो पहले से मालूम था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये समस्या आएगी। उसके बाद भी ट्रम्प साहब लगातार युद्ध करते रहे, ईरान को धमकी देते रहे, और जब ईरान ने कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिना हमारी अनुमति के नहीं निकलेगा, जो टोल टैक्स देगा, जो मोटा पैसा देगा, वही देश वहां से अपने जहाज को लेकर जाएगा। और तो बड़ी कंपनियों ने कल भी बोला है कि वहां पर इतनी विकट स्थिति है कि हम हमारे जहाज की रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो ये बड़ी समस्या है कि बड़े देशों के पास अपना जहाज नहीं है। ओमान को क्यों कह रहा है कि हम और ओमान तय करेंगे? नहीं, ओमान ने ईरान को बहुत सपोर्ट किया होगा बातचीत को लेकर, जिस तरीके से भी सपोर्ट रहा होगा, और ईरान को भी लग रहा होगा कि अकेले होने से बेहतर है कि ओमान को साथ में लेकर चलो, तो ओमान को साथ में लिया हुआ है। अब मुझे लगता है कि यह भारत के ऊपर एक बड़ा दबाव रहेगा कि अगर जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान का बयान आया है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं कि 50 देशों से हम बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे रोकना किसी भी स्थिति में हमें स्वीकार नहीं होगा, ये वहां पर इस तरीके से वहां पे स्थिति नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में इनिशिएट करेंगे। मैं आपको एक वजह बताऊं, ट्रंप ने 2-3 बार जो है अलग अलग देशों के नाम लिए, कल भी लिए कि इनका तेल आता है, ये लोग खुलवाएं। वो अभी वो भारत का नाम नहीं ले रहे। जापान, साउथ कोरिया, चीन, फ्रांस, यूके, सबका नाम ले रहे हैं। भारत के जिस तरीके से ईरान के संबंध पूरे दरमियान में आपने देखा एक बार भी इंडिया को नहीं घसीटा। तो दुनिया में जंग जो है, ट्रंप साहब ने ऐलान किया है कि जल्द रुक जाएगी, और हॉर्मूज पर जो ट्रंप का स्टेटमेंट है वो लगभग सरेंडर ही है कि मुझसे नहीं हो रहा, दुनिया इसको खुलवा ले। इसका असर क्या पड़ा? कल शेयर बाजार चढ़ा था, गलत तो नहीं कह रहा सर? कल शेयर बाजार चढ़ गया था क्योंकि कल ये तब तक अमेरिका के ऐसे बयान आ रहे थे कि हम 2-3 हफ्ते में निकल जाएंगे। ट्रंप का बयान आने के बाद शेयर बाजार गिर गया। सेंसेक्स, भारत का शेयर बाजार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 872 पॉइंट फिर गिर गया। अब ये 72,262 पर खुला। निफ्टी 50 जो है उसमें 296 अंकों की गिरावट आई है और ये 22,383 पर बंद हुआ, पर खुला है। बाजार खुलने कुछ ही देर के बाद सेंसेक्स जो है वो 1500 अंक से ज्यादा गिरा। शेयर मार्केट में खलबली राष्ट्रपति ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद ही आई है। एक दिन पहले बुधवार को शेयर मार्केट में तेजी थी। शेयर मार्केट में इस गिरावट से सुबह सुबह ही निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 10 लाख करोड़ रुपए घटकर 412 लाख करोड़ रुपए रह गया। तो ये रिएक्शन दिया है मार्केट ने ट्रंप के बयान पर। अभी 1500 पॉइंट हो डे के लो से ऊपर भी आ गया। नहीं, अब मतलब कहां? अब अभी फिलहाल रेड में है, ग्रीन अभी रेड में है। अच्छा। लेकिन वो रेड जो है वो 1500 पॉइंट अप है। तो ये है अभी देखिए, बात करते करते आप भी कमाल के आदमी सर जी, ग्रीन हो गया शेयर बाजार, तो आपको सर माथे ले लेगा। बात करते करते 0.34 अप हो गया। 0.34 अप हो गया, मतलब 1 पॉइंट भी नहीं, लेकिन अप हो गया। चलें, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात हुई। चलिए, तो ये भी बातचीत इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे बहुत लोग जो हैं इसमें थोड़ा निराशा में हैं कि भाई बाजार जो है वो नहीं चल रहा है, सोना भी गिर रहा है, तो इस वक्त जो है निवेश का क्या होगा। हर आदमी की कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये उस लिहाज से है। आगे लेकिन जो किया जा रहा है जंग में, ये सेंटिमेंट अभी नेगेटिव का पॉजिटिव हुआ, कल क्या हो कोई नहीं जानता। IRGC ने कतर के एक ऑयल टैंकर पर हमला किया है, एक एनर्जी शिप पर उसकी क्रूज मिसाइल से हमला किया गया हॉर्मुज स्ट्रेट में ही। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कतर का टैंकर है। कतर बहुत ताकतवर देश है, बहुत ताकतवर देश है, लेकिन वो घोषित एलाई है अमेरिका का, तो उसके तेल पर हमला हुआ, इसमें कोई हैरानी नहीं है। लेकिन मतलब ये काम लगातार वहां पर किया जा रहा है। अब इस बीच जो एक वहां के हम आपको दिखाते हैं, वो जो लगभग प्रवक्ता हैं ईरान की सरकार के, प्रोफेसर मरांडी, इनका एक और स्टेटमेंट है हमारे पास। तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ये, सैयद मोहम्मद मरांडी। ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने कहा था कि ये खर्ग आइलैंड जो है जिससे 90% ऑयल एक्सपोर्ट करता है ईरान, हम चाहें तो उस पर कब्जा कर लें। और उन्होंने ये भी कहा, कल भी ये कहा कि हम चाहें तो ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दें, बिजली पानी बंद कर दें, लेकिन हम ऐसा कर नहीं रहे हैं क्योंकि फिर इसको दोबारा बनाने में अरबों रुपया और कई साल लगेंगे। तो इन साहब ने जो है ईरान के जो है इन्होंने ये कहा कि आप करके देखिए और पूरी दुनिया त्राही त्राही ना कर उठे तो फिर बात करेंगे। अभी तो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, उससे भी थोड़ा करके कभी ना कोई तेज जहाज निकल ही आता है, लेकिन एक बार आपने ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, हम पूरे गल्फ में आग लगा देंगे। Khark Island is not
does not have any oil itself. It is where the oil is transported to tankers. If the United States takes the island, nothing happens. Let's say they block Iran's oil exports. Well, they can block Iran's oil exports now from outside the Persian Gulf. That would only drive the price of energy higher. But if they take the island, obviously that's going to be an escalation. And the Iranians are going to retaliate by destroying the infrastructure, oil and gas infrastructure on the other side of the Persian Gulf. So that is only going to make the crisis much worse, because what is now, to a large degree, a short and medium term crisis, if there is an escalation and oil and gas assets and infrastructure are destroyed, then it becomes a permanent crisis or a very long-term crisis. It'll create a global economic depression that will impact everyone across the world. अब ये जो कह रहे हैं ये ईरान करके दिखा चुका है। लाख दावे कर लें ट्रंप, एयर डिफेंस खत्म कर दिया, मिसाइलें खत्म कर दी, ड्रोन तो हैं उसके पास, हमला करने के सारे अभी अस्त्र शस्त्र हैं और वो करके दिखा रहा है। हमने आपको अभी कुछ मिनट पहले खबर दिखाई, इराक में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला। अमेरिकी दूतावास से ज्यादा कोई सुरक्षित जगह होगी क्या इस वक्त मिडिल ईस्ट में, गल्फ में? वहां पर वो हमला कर रहा है। उसने कतर की गैस फील्ड पर हमला कर दिया था, अमेज़न की बिल्डिंग पर हमला कर दिया है। तो वो जो कह रहा है वो करके दिखा रहा है। आप कितनी जगहों को प्रोटेक्शन दे देंगे आप? ईरान तो फिर किसी को भी नहीं बख्श रहा ना। और उन्होंने कहा आपको तेल रोकोगे आप कर्ग आइलैंड पे, तेल तो अभी भी रोक सकते हो आप। मेरे टैंकर तो निकल ही रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ईरान के टैंकर। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करते हैं, बाहर गल्फ ऑफ ओमान है, उसके बाद समंदर है पूरा, रोक लो जाके जहाज, बंद कर दो ईरान का तेल। आप अमेरिका को तो जंग में ईरान का तेल खोलना पड़ा, डी सैंक्शन करना पड़ा। हमने भी खरीदा एक टैंकर इसलिए कि तेल के दाम ऊंचे ना हो, ताकि अवेलेबिलिटी ऑयल की बनी रहे। तो वो जो ट्रंप कहते हैं ना बार बार, वी हैव ऑल द कार्ड्स, ईरान हैज नन। ईरान के पास पत्ते नहीं है, ऐसा नहीं है। त्रिपाठी जी बाकी क्या कह रहा है क्रूड का दाम? नहीं, क्रूड अभी दोनों ही अप हैं, क्रूड और ब्रेंट दोनों अप है, 107-108 डॉलर के आसपास है पर बैरल। लेकिन ये सच है कि ईरान के पास जो कुछ है वो मतलब सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं है, उसके पास एनार्की की ताकत है। यानी जो सबसे बड़ी अगर कहें ना तो कोई कार्ड उसका नहीं है ऐसा, लेकिन एनार्की पैदा करने की उसकी जो ताकत है। और हम जब आपने कहा ना तो मुझे थोड़ा सा लगा कि देखिए हम लोग क्या कैसी कॉन्ट्राडिक्टरी दुनिया के बारे में बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कतर में ट्रंप साहब भी उसी ठसक के साथ आते हैं, हमास का चीफ भी वहीं एक बिल्डिंग में रहता है, वहीं पूरा उनका हेड ऑफिस है। और कतर की ऐसी ताकत कि छोटा सा देश कुछ भी करता था सब उसके पीछे पीछे घूमता था। और आज देखिए ईरान ने उनके तेल टैंकर पर मार दिया। तो असली बात यह है कि क्या गर्दन ऐसी दब गई कि ईरान को लग रहा है अब हम मरने तो जा ही रहे हैं, सबको मार कर मरेंगे। यानी क्या वो सुसाइडल हो चला है? और अगर सुसाइडल हो गया तो सबसे ज्यादा खतरा किसका? यूएई, सऊदी अरेबिया, जिनका जो चमकता हुआ जो गल्फ दिखता है वो खत्म हो जाएगा। और वो खत्म होगा तो फिर तो आप समझिए पूरी की पूरी जो अभी की जो वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं, वो यूएस के साथ जो गल्फ कंट्रीज का एक अलग किस्म का वर्ल्ड ऑर्डर बना है वो खत्म हो जाएगा। और वो खत्म हुआ तो किसको लाभ होगा? सीधे तौर पर चाइना को लाभ होगा। इसको आप समझिए, सीधे तौर पर रशिया को लाभ होगा। हम भी लाभ वाली कंट्री रहेंगे, ऐसा नहीं है। भारत का भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा होगा। उससे पहले तो तेल और गैस बंद होगा ना दुनिया का। उससे पहले वो बड़ी तबाही होगी, वो तबाही बड़ी होगी कि उसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। तो ये ठीक कह रहे हैं कि वो खतरनाक रास्ते पर जाने जैसा होगा। अब इसका जवाब जो है अमेरिका में कोई सुनता हो अगर, अमेरिका के सुरक्षा अधिकारी हैं, एनालिस्ट हैं, पूर्व ब्रिगेडियर हैं उनकी सेना के, उन्होंने कहा हम एक बेसिक बात ईरान के बारे में ये सरकार मतलब ट्रंप सरकार नहीं समझती। उन्होंने सुन त्सू का उदाहरण दिया, जो जापानीज जिनकी किताब अमर किताब हो गई वो आर्ट ऑफ वॉर। उन्होंने कहा कि सुन त्सू ने कहा था नो योर एनिमी लाइक योर सेल्फ। जितना खुद को जानते हो, जैसा जानते हो खुद को, उतनी ही गहराई से अपने दुश्मन को भी जानो। और ये सरकार, इनका माइंडसेट जिनसे लड़ने चलिए, इनका माइंडसेट वो समझती ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के लिए लड़ रहा है, वो अमेरिका से लड़ता है तो ये उसकी धार्मिक लड़ाई है, वो इसलिए वो एक तो वो पीछे नहीं हटेगा। फिर दूसरा उन्होंने कहा आउटलास्ट, एक शब्द मुझे याद आ गया सर, कॉन्डोलीजा राइस ने एक किस्सा सुनाया था, मैंने एक वेब सीरीज में सुना था कि यूक्रेन पर जब रशिया जो है तैयारी कर रहा था तो कॉन्डोलीजा राइस को एक रशियन राजदूत ने, किसी राजनयिक ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि कॉन्डोलीजा राइस ने कहा कि तुम हारोगे क्योंकि यूक्रेन के पीछे हम खड़े हैं, अमेरिका खड़ा है, तुम हारोगे। उसने कहा नहीं हम जीतेंगे, आप देख लीजिएगा। तो कॉन्डोलीजा राइस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विदेश मंत्री रही हैं, उन्होंने कहा नहीं हम जीतेंगे, आप अमेरिका हारेगा,
मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं वहां रुक सकता हूं, मैं लंबा रुकूंगा। रशिया, मैं लंबी लड़ाई के लिए तैयार हूं, तुम भाग जाओगे। वही यूक्रेन में हुआ, वही यहां हो रहा है। ये भी अमेरिकन जो एम्बेसडर कह रहे थे, दे विल आउटलास्ट यू। वो मरने मारने की लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ लेगा 10 साल, आप लड़ लोगे? अमेरिका लड़ लेगा, पीछे खड़ा हो जाएगा। यूक्रेन के पीछे से तो भागने को तैयार है ट्रम्प। नहीं, जो उसने बात कही वो बहुत स्पष्ट कही, जिसका जिक्र हम लोग कम कर रहे थे, जिसके बारे में हम जिक्र नहीं कर रहे थे, कि IRGC एक मुल्ला रिजिम के लिए खड़ा है। मुल्ला रिजिम क्या है? वो इस्लाम के लिए खड़ा है, और इस्लाम में उसको यही इंडोक्ट्रिनेशन है कि भाई दीन के लिए तुम यदि अपने आप को शहीद करते हो तो तुम जन्नत जाओगे। तो उसको न तेल से परवाह है, न इंफ्रास्ट्रक्चर से परवाह है, उसका कितनी बर्बादी होती है वो कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो इस्लाम के लिए लड़ रहा है और उसके लिए वो अपने आप को कुर्बान कर देगा। आप क्या देखें, आप अफगानिस्तान की लड़ाई क्या थी? अफगानिस्तान में लड़ने वालों के पास कौन सा शस्त्र था, कौन सा संसाधन था? 20 साल तक लड़ा ना उन्होंने, अपनी जिंदगी खपा दी ना। छोटे छोटे औजारों से लेकर के अमेरिका जैसी बड़ी ताकतवर आर्मी को भी है, वहां से सेना को भागना पड़ा, और सब कुछ छेड़छाड़ के भागना पड़ा, जिस प्रकार से भी हो। फिर मुझे आपसे समझना यह है कि बाईं ओर वाले मेरे दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि यहां पर कोई एक प्लायबल रिजीम बीच में लीडरशिप अमेरिका ढूंढ लेगा, तो वो कैसे आएगी? देखिए, वो तभी आ सकती है जब आप IRGC को इतना कमजोर कर दें। यदि IRGC को पूरी तरीके से ये बर्बाद कर देते हैं तब तो वो संभावना है। यदि IRGC का चलेगा तब अमेरिका वहां पर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट या अल्टरनेटिव रेजिम खड़ा नहीं कर पाएगा। IRGC की ताकत को पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने में अमेरिका के दम फूल जाएंगे। अब बात जरा उस देश की कर लें जिसको लग रहा है कि इसके बाद सबसे ज्यादा नंबर मेरे बढ़ेंगे, वो है पाकिस्तान। अगर ये जंग रुक गई तो पाकिस्तान में एक पत्रकार जो सीनियर उन साहब ने कहा, अगर हम ये वॉर रुकवा दें, यानी वॉर रुक जाए, चाहे किसी भी तरह की से रुक जाए, तो ये नाम तो आएगा कि पाकिस्तान ने भी इसमें योगदान दिया था। हमने बातचीत कराई थी। आएगा तो रुक जाएगी वॉर। तो उन्होंने नहीं, आप सर सुने, आपने बीच में रुक। मजेदार बात यह, उन्होंने कहा पाकिस्तान विश्व गुरु बनेगा। फिर तो बन ही जाएगा ना, तो विश्व गुरु पाकिस्तान बनेगा, यह दावा हुआ है। सुनिए, तो इनको ये प्रॉब्लम, वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया को प्रॉब्लम हो रही है बड़ी कि पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेसी की दुनिया में उसका नाम जो ऊपर जा रहा है और विश्व गुरु बन जाएगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के पत्रकार इस बात को मानने को तैयार नहीं हो, पाकिस्तान का एक बड़ा वर्ग इस बात को मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान का नाम बड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान न 3 में न 13 में, ट्रम्प साहब जरूर कहते रहते कि आसिम मुनीर मेरे बहुत अच्छे मित्र है, शरीफ साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन ट्रम्प साहब को भी पता है कि पाकिस्तान की औकात और हैसियत कितनी है भीखमंगे मुल्क की, वो किस काम में आ सकता है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि 3 देशों के विदेश मंत्री को बुलाकर बात करने की कोशिश की, और उस पर ना अमेरिका ने कोई रिस्पॉन्ड करा, ना इसराइल ने इस पर कोई रिस्पॉन्ड करा, ना ईरान ने कहा कि भाई आप क्या बातचीत होगी तो हम इसका श्रेय पाकिस्तान को देंगे। पाकिस्तान तो अब मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति है कि भाई उनका युद्ध चल रहा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का नाम आ जाए। सर उसकी गर्दन फंसी है, ये ठीक है, लेकिन समीर जी हमारी भावनाएं पाकिस्तान को लेकर जो हो, बट टू बी फेयर, देखिए उसने विदेश मंत्रियों को बुला लिया 3 अरब मुल्कों के, वो फिर चाइना भी गया, आसिम मुनीर ने सऊदी अरब, ये पिछले 4 दिन की डेवलपमेंट है, आसिम मुनीर सऊदी अरेबिया भी गया, आसिम मुनीर चाइना भी गया, तो ये कुछ तो कर ही रहे हैं। तो आसिम मुनीर सऊदी अरब को इसलिए थोड़ी गए होंगे कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा। सऊदी अरब वो गए होंगे कि उनका सऊदी अरब के साथ पैक्ट है युद्ध को लड़ने के लिए। सऊदी अरब कह रहे हो कि भाई ईरान मेरे पर लगातार हमले कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, तो वो बचने के लिए वहां गए होंगे कि भाई ईरान पर हमला नहीं कर सकते, आपकी इसमें मदद नहीं कर सकते, कोई रास्ता ढूंढने गए होंगे। क्या सऊदी अरब की तरफ से बयान आया है कि नहीं आसिम मुनीर हमारे आए थे और बहुत अच्छी बातचीत हुई और हमें समर्थन देने का भरोसा दिया, लड़ाई में हमारा साथ देने का भरोसा दिया है। चीन वो दूसरे पर्पज से गए होंगे, किसी और पर्पज से, पैसों की जरूरत होगी, जिस तरीके से आर्थिक स्थिति और बोल रहे हैं कि लगभग बर्बाद होने की स्थिति में आ गए हैं, अभी ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है, तो पैसा मांगने भी जा सकते हैं ना, हो सकता है कि पैसों की मांगने अभी तो वो ये कोशिश करने गया है कि भाई मैं रुकवाने की कोशिश कर रहा हूं, आप थमे रहो। चीन के लिए तो ये जो बातचीत निकल करके आ रही कि चीन के लिए, चीन इसलिए गए कि IRGC को यदि कोई बना सकता है तो चीन बना सकता है, तो हम लोग बात कर रहे थे, इसलिए वो चीन गए। ऐसा नहीं है कि चीन का कोई प्रपोजल आ जाएगा और उसे इजराइल आज के दिन में मानने वाला है, मुझे तो नहीं लगता है, और ट्रंप उसको मान लेते हैं। ट्रंप चाहे लाख कहे, लेकिन ये युद्ध मेरे समझ से खींचेगा। अच्छा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सप्ताह या 2 सप्ताह में खत्म होने वाला है। इन्हीं नजम सेठी ने एक बात और कह दी, और ये तो सच ही कह दी। इन्होंने कहा कि ये आसिम मुनीर या पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस अमेरिका में है,
ये तो हमने उनको पर्सनल फेवर दे के लिया है ना। मतलब पाकिस्तान कोई डिप्लोमेटिक दुनिया में कोई बहुत बड़ी ना तो वो कोई बहुत इकोनॉमिक पावर है, ना वो वैसी कोई बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। वो उसके पास जो क्लाउट है वो ये है कि फिलहाल ट्रंप उससे खुश है, और वो खुश क्यों है ये वो बता रहे हैं। अब सर आपसे समझना ये है, ऐसे वाले रिश्ते कितने दिन चलते हैं? ये रिश्ते तो वो हमेशा इसके लिए तैयार है, लेकिन इसका कोई वजूद उस तरह से नहीं है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन वो खुश रहते हैं, मोगाम्बो खुश होता है ना कभी कभी, तो वो खुश है, उसमें चल रहा है। लेकिन उनकी कोई बहुत बड़ी हैसियत होगी ऐसा नहीं है। और वो खुश करने, ये ऐसा भी नहीं कि केवल पैसे के लिए जा रहे हैं, वो अपनी तरफ से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसको इतना नॉन सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं, वही पोस्टमैन वाला या उस तरह से कि कोई भूमिका उनकी हो जाए, बड़ी भूमिका ना हो, छोटी भूमिका हो जाए, और कहे कि देखिए सर हम लोग खड़े हुए हैं, हम इस काम को कर रहे हैं, उस भूमिका। इसको इतना नॉन सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान अपनी कोई ना कोई जगह उसमें बनाना चाहता है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाई इस्लामिक कंट्री के तौर पर भी वो और मुल्कों के साथ मिलकर, और अमेरिका के साथ है, अमेरिका का जो आशीर्वाद है कहना चाहिए वो उनके साथ है। तो ये भी तो उनको ताकत देता है, जिन लोगों के साथ वो मीडिएट कर रहे हैं। भाई दो जो पार्टियां झगड़ रही हैं, एक पार्टी का नजदीकी है वो। हाँ, तो इसलिए उससे एक वजन मिलता है ना कि हाँ भाई ठीक है, ये बात को कम्युनिकेट तो कर सकते हैं ना। कई बार होता है आप बड़े लोगों के लिए एक ऐसे आदमी को तलाश करते हैं कि जो उनका वो रखता हो, विश्वास रखता हो। अब मुझे ये बताइए, मान लीजिए पाकिस्तान का कोई रोल इसमें है और ये जंग रुक जाती है। फर्ज करें कि कल को ट्रंप एक दिन खड़े हो जंग रुकने के बाद और कहें कि आई वांट टू थैंक पाकिस्तान। पाकिस्तान ने युद्ध में जो है, इस युद्ध रुकवाने में जो है, या ईरान को कन्विंस करने में, या ईरान कहे कि भाई पाकिस्तान ने इसमें हमारी मदद की। हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि जंग रुक गई, या हमें इस बात के लिए दुखी होना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान को क्रेडिट मिल गया? नहीं, हमें मतलब जंग रुक गई, युद्ध नहीं हुआ, इस पे खुश होना चाहिए। पाकिस्तान को उससे होगा क्या? जिस समय थैंक यू बोलेंगे उसके 24-48 घंटे के बाद इररिलेवेंट हो जाएगा। फीस लेने भी तो जाएगा। मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा। आप इसको समझिए, पाकिस्तान अपने आप को रेलिवेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, ये दुरुस्त बात है। पाकिस्तान बड़े संकटों में है, बॉर्डर पर है, उसकी इंटरनल सिक्योरिटी खतरनाक है, वो पैसे उसके पास नहीं है, और फिर ईरान से गलती से झगड़ा हो गया तो सोचिए सबसे ज्यादा नुकसान उसी को है। सऊदी अगर उसको खींच ले गया तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी को है। एक तरह से कहें तो वो अपना रास्ता खोज रहा था, अगर शांति हो गई तो वो अपना थोड़ा सा और छाती चौड़ी करेगा। हमारे यहां जरूर कुछ दिन तक हल्ला हंगामा होगा कि अरे देखो वो तो पाकिस्तान ने करा दिया, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खुश तो हमें इसीलिए होना चाहिए कि युद्ध रुक गया। अच्छा, पाकिस्तान के एक रिटायर्ड मेजर हैं सेना के, आदिल राजा, ये खूब अपनी सरकार को और सेना को कोसते हैं, और इस बीच अपनी देश की फॉरेन पॉलिसी की खूब आलोचना भी कर रहे हैं। और अब मुझे ये कहा गया था कि जो ये बोल रहे हैं वो आप मत पहले बताना, इन्हीं के मुंह से सुनवाना। तो सुन लीजिए, मैं प्रोफेसर साहब से कहूं, प्रोफेसर साहब मेरा ये काम करवा देना। हाँ, मेरे पास कुछ होल्ड होना, मेरे पास कोई लिवरेज होनी चाहिए इनके ऊपर। प्रोफेसर साहब क्यों, भाई मेरे गुरु हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो कर देंगे। कोई तो कुछ तो चीज चाहिए ना मुझे इनको कन्विंस करने के लिए। तो वो पाकिस्तान के पास उन्होंने कहा कोई लिवरेज नहीं है, कोई लिवरेज नहीं है। लिवरेज इंडिया के पास है, इकोनॉमिक पावर है। तभी ईरान को प्रधानमंत्री मोदी के ये पार्लियामेंट में खड़े होकर होने के कहने के बावजूद कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद होना ही हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, मतलब अनएक्सेप्टेबल है, उसके बाद भी ईरान आपके साथ है। तो ये लीवरेज है कि ईरान को भारत की जरूरत है। दुनिया सिर्फ ताकत को सलाम करती है, और जिसे कहते हैं ना, मित्र जो है ना, अपने समकक्ष लोगों के साथ ही मित्रता होती है। यदि आप हाई टेबल पर यदि बैठते हैं और आपको कोई बुलाता है तो सिर्फ इसलिए बुलाता है कि आपके पास ताकत है, और ताकत का मतलब है आपके पास आर्थिक ताकत है, आपके पास संपन्नता है, आपके पास मिलिट्री पावर है। आज भारत उस हाई टेबल पर बैठने की स्थिति में है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि यूरोप के देश, कहाँ हम, आप G7 में हम है नहीं उसके, लेकिन जब भी बैठक हो रही है तो हमें बुलाया जा रहा है। G20 की बैठक होती है, हमें बुलाया जाता है। इसलिए बुलाया नहीं जाता है क्योंकि इसलिए नहीं बुलाया जाता है कि कोई पर्सनल रिलेशन है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि 140 करोड़ देशवासियों, तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वो कोई तकिया कलाम नहीं है या कोई वो याद आ गया जो कनाडा में G20 हुई थी लास्ट ईयर। हाँ, एक स्टेटमेंट आया था कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का कि वी कैन नॉट इग्नोर इंडिया। बिल्कुल, दुनिया की कोई ताकत आज के दिन में इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता है। हम विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स का जत्था हमारे पास है, हमारे पास नेवी है, तो हम एक बड़ी ताकत है। क्विक त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि भारत की इस ताकत को दुनिया जानती है,
भारत के भीतर और विशेष करके हमारा विपक्ष उस ताकत को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। और उसमें ये जरूरी बात है कहना कि जब दुनिया में हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं और हमारा एलओपी कहे कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, थोड़ा तो खराब लगता है। मतलब इसमें और हमारी गुंजाइश कितनी है, हमारा लिवरेज कितना है, हमारी ताकत कितनी है, वो तो अमेरिका को पता है, कहता है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इजराइल भी कहता है, सऊदी भी कहता है। और जो आपने एक लाइन की बात कही कि संसद में बोलने के बावजूद ईरान भी चाहता है, और आज उनके जो खामेनेई के प्रतिनिधि भारत में हैं, उन्होंने बहुत प्रशंसा की है भारत की। नहीं, एक वो इंडियन एम्बेसी का वो पोस्ट देखा आपने, इसमें कहा कि आवर इंडियन फ्रेंड्स नीड नॉट वरी, एक पोस्ट ऐसा भी आया। मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ, उन्होंने बहुत प्रशंसा की।